सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। चैप्टर 76 से 90 तक। अरे तो तू है। यश मोहन भाई हूं नाम के उस शख्स ने यश मोहन को तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसने उसकी फोटो अनगिनत बार देखी थी। उसने बिना सोचे समझे फौरन पलटकर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उस पंच की हवा का पूरा दबाव सीधा यश मोहन की तरफ था। यश मोहन समझ गया कि ये भाई हूं वैसा ही है जैसा उसने सोचा था, एक मास्टर, और वो उसकी ताकत आजमाना चाहता था, इसलिए उसने भी जवाब में बस एक मुक्का मारा। कड़क कमरे में हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। यश मोहन 2 कदम पीछे हटा और दरवाजे तक जा पहुंचा। वहीं भाई हु भी 2 कदम पीछे गिरा और सीधा यंग मास्टर तान से जा टकराया। मुक्कों की उस टक्कर में दोनों के हाथों की हड्डियां चटक गई थीं। यश मोहन की आंखें ठंडी पड़ गईं जब उसे एहसास हुआ कि इस जगह उसकी ताकत शायद उतनी भी ज्यादा नहीं है। भले ही उसने अपनी 70% पावर रिकवर कर ली थी, पर यहाँ यकीनन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद थे। येलो लेवल टर्शियरी स्टेज। भाई हु की आंखों में खौफ था जब उसने ये 4 शब्द कहे। हालांकि हाथ की हड्डी टूटने की वजह से उसने यश मोहन से आगे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। उसके पास यश मोहन जैसी हीलिंग पावर नहीं थी और प्राण ऊर्जा होने के बावजूद हड्डी जुड़ने में उसे कम से कम 1 महीना लगने वाला था। यश मोहन और भाई हु को बराबरी पर देख यंग मास्टर तान की टेंशन बढ़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यश मोहन इतना स्ट्रॉन्ग होगा। सच तो ये है कि उसने भाई हु से ज्यादा पावरफुल आज तक किसी को नहीं देखा था और सुना था कि वो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का चेला है। अब जब यश मोहन ने भाई हु का मुक्का रोक लिया था तो उसका हैरान होना तो लाजमी था। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये येलो लेवल टर्शियरी स्टेज क्या बला है, पर यश मोहन समझ गया कि शायद यहाँ मार्शल आर्ट्स के लेवल्स को इसी नाम से बुलाते हैं। यंग मास्टर तान ने यश मोहन की ताकत देखी और फोन निकालकर कॉल करने ही वाला था, पर यश मोहन जानता था कि ये मेहता परिवार का आदमी है और उसे पकड़ने आया है, इसलिए उसने बिना कोई रहम दिखाए बस एक लोहे की कील उसकी तरफ उछाल दी। इससे पहले कि वो फोन पर नंबर डायल कर पाता, वो कील सीधा यंग मास्टर तान के माथे के बीचों बीच जा धंसी। तुमने सच में यंग मास्टर तान को मार दिया। भाई हु के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। यश मोहन हल्का सा मुस्कुराया। मैंने सोहम मेहता को भी ठिकाने लगा दिया है। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? भाई हु की आंखें ये सोचकर नॉर्मल हो गईं। हाँ, जब इसने सोहम मेहता को मार ही दिया है तो इसे मेहता परिवार के किसी और वारिस को खत्म करने में क्या हिचक होगी। अगर तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो तो शायद मैं तुम्हें आज जाने दूं। यश मोहन ने भाई हु को ठंडी नजरों से घूरा। हाँ, मुझे हु क्यू को जाने दोगे? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बराबरी पर थे, अब जब आ ही गए हो तो वापस मत जाओ। हु क्यू ने अपने सही सलामत हाथ से कहीं से एक कोड़ा निकाला और तुरंत हवा में उछला। उसके हाथ का वो कोड़ा बिजली की तरह लहराता हुआ यश मोहन की तरफ लपका। वो इतना तेज था कि कोड़े की अनगिनत परछाइयों के बीच यश मोहन ने आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लिया। अगर ये नैना शुक्ला का इलाज करने से पहले की बात होती तो वो इस कोड़े का मुकाबला जबरदस्ती कर लेता, पर अब भले ही 70% ताकत वापस आ गई थी, उसकी प्राण ऊर्जा अभी भी थोड़ी डामाडोल थी। यश मोहन अपनी हालत समझ गया और तुरंत वहाँ से बचकर निकला। हालांकि कमरा बहुत छोटा था और एक कोड़ा उसकी पीठ पर जोर से लगा। एक भयानक जलन हुई और यश मोहन जान गया कि उस वार ने उसकी खाल उधेड़ दी है। वो घाव यकीनन काफी गहरा था। अपने वार को कामयाब होते देख हु क्यू ने हमला और तेज कर दिया। उसने तुरंत पैंतरा बदला और उसका हाथ फिर से यश मोहन की तरफ घूमा। यश मोहन को मानना पड़ा कि इस भाई हु का कोड़ा चलाने का अंदाज वाकई कमाल का था। उसे समझ आ गया कि इस छोटे से कमरे में सिर्फ बचने की कोशिश करना उसे कमजोर बना देगा, इसलिए बेहतर यही था कि वो सीधे अंदर घुसकर हमला करे। यश मोहन ने फिर से अपनी प्राण ऊर्जा बटोरी और एक साथ 3 कीलें फेंकी, साथ ही कोड़े के सिरे को पकड़ने की तैयारी की। हु क्यू दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उसके इतने तेज हमलों के बीच कोड़े को पकड़ने की हिम्मत करेगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो, हु क्यू ने मजाक उड़ाते हुए कोड़े की रफ्तार और बढ़ा दी। कोड़े की उन अनगिनत परछाइयों की वजह से कुछ भी साफ देख पाना नामुमकिन था। 3 कीलें उसकी तरफ आई थीं, पर हु क्यू को उनका एहसास हो गया था। वो समझ गया कि यश मोहन खुद चोट खाकर उसे मारना चाहता है और जब तक वो कोड़ा पीछे नहीं खींचता कीलें उसे लगनी तय थीं। हु क्यू ने हंसते हुए कहा, खुद चोट खाकर मुझे मारोगे? उसने
कोड़ा पीछे नहीं खींचा, बस थोड़ा सा साइड हट गया। एक कील तो निकल गई पर बाकी दो उसकी छाती के बाईं तरफ जा लगी। हुक्यू ने 2 कीलें खा ली पर कोड़ा वापस नहीं लिया। वो जानता था कि यश मोहन ताकतवर है, इसलिए उसने सिर्फ एक वार करने के लिए 2 कीलें बर्दाश्त कर ली। उसके कोड़े की ताकत जबरदस्त थी और रफ्तार भी बहुत तेज। उसे पूरा भरोसा था कि यश मोहन उसे पकड़ नहीं पाएगा, बल्कि इस वार के बाद वो बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। वो घाव उन 2 मामूली कीलों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला था। हालांकि हुक्यू कोई कल्टीवेटर नहीं था, उसे नहीं पता था कि स्पिरिट सेंस जैसी भी कोई चीज होती है। जब तक वो कुछ समझ पाता, यश मोहन ने कोड़े के सिरे को बिल्कुल सही जगह से पकड़ लिया था। एक जोरदार झटका लगा, यश मोहन को अपनी छाती में धड़कन महसूस हुई और वो समझ गया कि हालत खराब है। कोड़ा तो उसने पकड़ लिया था, पर नैना शुक्ला के इलाज की थकान अब रंग दिखा रही थी। उसे चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। यश मोहन जानता था कि वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसने बात खींचना ठीक नहीं समझा। जब तक हुक्यू संभल पाता, यश मोहन ने अपनी आखिरी प्राण ऊर्जा जुटाई और हुक्यू की छाती पर एक जोरदार लात मारी। उस वक्त हुक्यू को एहसास हुआ कि यश मोहन ने उन सारी परछाइयों के बीच असली कोड़ा ढूंढ लिया था और वो सोचने लगा कि क्या ये कोई डार्क लेवल मास्टर है। तुम तो डार्क लेवल के, हुक्यू ने यश मोहन की तरफ इशारा किया और ये शब्द कहे ही थे कि उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और जमीन पर गिरने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। यश मोहन ने राहत की एक लंबी सांस ली, ये सोचते हुए कि आज मामला बहुत रिस्की था और उसकी जान बाल बाल बची है। वो इस भाई को जिंदा पकड़कर कुछ सवाल पूछना चाहता था, पर उस रात ये दूसरी बार था जब उसने खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। इस दुनिया में वाकई हर जगह ताकतवर लोग भरे पड़े हैं, बस अब तक उसका उनसे पाला नहीं पड़ा था। हुक्यू के मरते वक्त कहे शब्दों से लगा कि शायद इस तथाकथित डार्क लेवल से भी ऊपर कोई लेवल होता है। यश मोहन को चक्कर आने लगे थे और वो दीवार का सहारा लेकर बाहर निकला। पास ही के एक कमरे में कियान लोंगटो का बेटा कियान शिपिंग उन 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। यश मोहन ने लात मारकर दरवाजा खोला और उस कियान शिपिंग को घसीटते हुए बाहर निकाला। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कियान शिपिंग अपनी ही दुनिया में था। वो अचानक घबरा गया और कमजोर दिख रहे यश मोहन को देखने लगा। उसने अपनी हालत देखी और तुरंत आपा खोने ही वाला था। वो जो तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। यश मोहन हाफ रहा था, दरवाजा तोड़ना उसके लिए काफी भारी पड़ गया था। मुझे मारोगे? हाँ, जानते भी हो मैं कौन हूँ। मुझे मार दिया तो पूरे देश में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है? कियान शिपिंग अपनी अकड़ दिखा ही रहा था कि एक लोहे की कील उसके माथे के पार हो गई। मरते वक्त भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स उसे मारने की हिम्मत करेगा, क्योंकि उसका बाप कियान लोंगटो था। हालांकि धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यश मोहन अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि वो कमजोर पड़ता जा रहा है, इसलिए वो अंडरग्राउंड फ्लोर पर गया और वहाँ 3 लोगों को घुटनों के बल बैठा देख बिना झिझक 3 और कीलें दाग दी। उन तीनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो ढेर हो गए। एक और कमरे में 2 लोग और थे, पर यश मोहन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। शायद वो कियान शिपिंग के चमचे थे। बस यहाँ से जल्दी निकलो, यश मोहन के दिमाग में बस यही चल रहा था। उसने आज के दिन बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुक्यू इतना स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा। अगर हुक्यू को अपने कोड़े पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस न होता तो शायद आज यश मोहन का यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल था। चैप्टर 77 हिचकिचाती यामिनी बंसल। यामिनी बंसल ने अपनी थकी हुई आंखें मली और उसका दिमाग कहीं और भटकने लगा। जब से 8 साल पहले वो हादसा हुआ था, वो कभी राजनगर वापस नहीं जाना चाहती थी और उसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ गया था। हालांकि जिस शख्स ने उसके साथ बदतमीजी की थी वो आज भी राजनगर में खुलेआम घूम रहा था। यहाँ तक कि 7 साल की टिंग टिंग को भी उनके परिवार ने जबरदस्ती छीन लिया था। उसकी पूरी रात की नींद उड़ने की वजह ये थी कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड फेंग रोंग अमेरिका से वापस आ गया था। 8 साल पहले उस हादसे के बाद वो फिर कभी नजर नहीं आया था। बाद में जब उसे पता चला कि वो अमेरिका चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो बिना बताए चला गया था। पर आज वो अचानक वापस आया और उसने उसे राजनगर बुलाया। उसने ये तब देखा जब उसने अपने कंप्यूटर पर एक ईमेल खोला और महसूस किया कि ये फेंग रोंग ने भेजा है।
उसने सफाई दी कि उसे उस वक्त पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि अगले ही दिन उसके घर वालों ने उसे अमेरिका भेज दिया था और वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। अब वापस आते ही उसने सबसे पहले उसे ढूंढा और राजनगर आकर लोगों से उसका ईमेल एड्रेस तक निकलवाया। उसने यामिनी बंसल से कहा कि जो भी हुआ हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अब भी उससे प्यार करता है। जब यामिनी बंसल ने फेंग रोंग का ईमेल देखा तो पहले तो उसने उसे डिलीट करना चाहा, पर फेंग रोंग के शब्दों में प्यार देखकर और अपने पहले प्यार के लिए दिल में दबी भावनाओं की वजह से वो हिचकिचा गई। उसे उस आदमी से डर लगता था जिसने सालों पहले उस पर हमला किया था, पर अगर फेंग रोंग अब भी उसे चाहता था तो वो उसे अमेरिका ले जा सकता था और वो उस डरावने सपने को पीछे छोड़ सकती थी। अगर यश मोहन के साथ हुई उस गलतफहमी के बारे में उसे पता न चला होता तो शायद वो राजनगर चली जाती, पर अब उसे गिल्टी महसूस हो रहा था। यश मोहन ने उसे बचाया था और वो कम से कम एक बार उसके सामने खड़े होकर उसे शुक्रिया कहना चाहती थी, पर स्कूल की उस मुलाकात के बाद उसे उसकी एक झलक तक नहीं मिली थी। हालांकि संजना ने उसे बताया था कि यश मोहन का किसी बड़े पावर के साथ पंगा हो गया है और वो सामने नहीं आ सकता। यामिनी बंसल बस यही ख्वाब देखती रही कि शायद वो उसे नवसागर में एक बार देख पाए, वरना यहाँ से जाने के बाद भी उसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। एक और वजह ये थी कि वो उन पुरानी यादों को फिर से ताज़ा नहीं करना चाहती थी। उसे अपने दिल की गहराइयों में राजनगर से डर लगता था। अब जब फेंग रोंग वापस आ गया था तो उसे जाना चाहिए या नहीं। भले ही उसे उससे नाराजगी थी, पर जब उसने कहा कि उसे कुछ पता नहीं था और आते ही उसे ढूंढा तो यामिनी को लगा कि उसे आज भी याद किया जाता है। इन सालों में वो एक भूले हुए कोने की तरह बन गई थी। हालांकि उसके ठंडे बर्ताव की वजह से उसे कम परेशानियां होती थीं, पर जब भी वो घर आती उसे अपने ठंडे कमरे में अकेलापन महसूस होता। वो अपने पहले प्यार की छोटी छोटी बातों को याद करती। पर क्या ये सच था कि फेंग रोंग को कुछ पता नहीं था? अगर उसे नहीं पता था तो क्या उसके परिवार ने उसे नहीं बताया? और 8 साल तक एक मैसेज तक नहीं, ये कैसे मुमकिन था? यामिनी बंसल ने अचानक इस बारे में और सोचना बंद कर दिया। काफी देर सोचने के बाद यामिनी ने एक ठंडी सांस ली। आखिरकार उसने राजनगर जाकर देखने का फैसला कर लिया। आखिर टिंग टिंग अब भी वहीं थी। भले ही वो उस आदमी से बहुत डरती थी, पर कभी कभी भागना ही सबसे अच्छा हल नहीं होता। उसने एक फाइल खोली और संजना के लिए एक खत लिखने लगी ताकि वो उसे यश मोहन को दे सके। जैसे ही यामिनी ने फाइल खोली, स्क्रीन के कोने में एक न्यूज फ्लैश हुई। वो उसे बंद करने ही वाली थी कि उसकी नजरों के सामने एक जाना पहचाना चेहरा आया। हालांकि फोटो साफ नहीं थी, पर यामिनी को लगा कि ये कोई अपना ही है। उसने तुरंत वो न्यूज खोली। नवसागर के मास्टर शी यिंग ने कोरियन स्टाइल ताइक्वांडो क्लब के ट्रेनर को धूल चटाई। उस धमाकेदार टाइटल और नीचे की तस्वीरों ने उसे दंग कर दिया। उसे पक्का लगा कि वो शख्स यश मोहन जैसा दिख रहा है, पर चेहरा साफ नहीं था और वहाँ नाम शी यिंग लिखा था, यश मोहन नहीं। हालांकि यामिनी बंसल को यूनिवर्सिटी की बातों से ज्यादा मतलब नहीं रहता था, पर उसने कोरियन स्टाइल क्लब के बारे में सुना था, लेकिन वो अब उन बचकानी बातों से ऊपर उठ चुकी थी, इसलिए उसने बस उस पर गौर किया और छोड़ दिया। उसने सोचा नहीं था कि नवसागर में कोई शी यिंग अचानक आएगा और उसको डोंगहेंग को एक ही मूव में हरा देगा। आमतौर पर यामिनी न्यूज पढ़कर छोड़ देती, पर ये शी यिंग थोड़ा यश मोहन जैसा लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत यूनिवर्सिटी के न्यूज पेज पर लॉग इन किया। उस वक्त उसे समझ आया कि पॉपुलैरिटी क्या होती है। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे, पर फोरम अभी भी लोगों से भरा पड़ा था। टॉप पोस्ट को 10 लाख से ज्यादा बार क्लिक किया जा चुका था और नीचे हजारों कमेंट्स थे। टाइटल बिल्कुल साफ था, शी यिंग हमारा हैंडसम हीरो। जितनी बार वो रिफ्रेश करती, कमेंट्स और बढ़ जाते। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं शी यिंग का फैन हूँ, पर कसम से मैं गे नहीं हूँ। डाइनिंग हॉल में कचरा ले जाने वाला। एक मुझे पक्का यकीन है कि भाई शी यिंग नवसागर में सबसे स्ट्रॉन्ग है। कब्र पर बैठकर तन्हाई पीने वाला। वाह, मैं बता दूं, मेरे पास भाई शी यिंग का पर्सनल ऑटोग्राफ है। जलो मत। साफ पानी। मुझे खुशी है कि मुझे वहाँ खड़े होने की जगह मिल गई। शी यिंग, मुझे वाकई तुमसे प्यार हो गया है। अब मैं क्या करूं? मेरी समाधि का निशान बदलने वाला। ये रिकॉर्डिंग किसने की है? हमारे भाई शी यिंग को ऐसे रिकॉर्ड किया है। मुझे सख्त एतराज है। अंडरवियर पहनने वाला। नीचे वाकई हजारों जवाब थे। यामिनी ने सब नहीं पढ़े और बस सबसे ऊपर वाला वीडियो प्ले किया। यश मोहन और पुडोंगहेंग की लड़ाई का सीन सामने आया।
जाहिर है ये हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग थी। पुडोंगहेन का चेहरा साफ था, पर यश मोहन का चेहरा हमेशा थोड़ा धुंधला सा रहता था। वो फाइट बहुत छोटी थी, एक ही टक्कर में पुडोंगहेन हवा में उड़ता हुआ जा गिरा। वो क्लिप देखकर यामिनी सन्न रह गई। भले ही वो ज्यादा लंबा नहीं था, पर उसे लगा कि ये शख्स यश मोहन ही है। पर ऐसा क्यों था कि उसी रिकॉर्डिंग में यश मोहन का चेहरा धुंधला था, जबकि बाकी सब बिल्कुल साफ। टाइम देखा तो सुबह के 4:40 हो रहे थे। यामिनी बंसल से अब बैठा नहीं गया। क्या होगा अगर वो यश मोहन ही हो और वो ये मौका गवा दे। ये सोचते ही यामिनी जल्दी से नीचे गई और गाड़ी नवसागर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ा दी। सुबह का वक्त था, सड़क पर गाड़ियां तो थीं पर बहुत कम, इसलिए यामिनी ने शॉर्टकट लिया जहां काफी देर तक कोई नहीं दिखा, और उसने रफ्तार बढ़ा दी। तभी सड़क के किनारे एक लड़खड़ाता हुआ साया यामिनी की कार से टकराते टकराते बचा, और रियर मिरर में उसने देखा कि कार निकलने के बाद वो शख्स सड़क पर गिर गया। हालांकि उसे यकीन था कि उसकी कार उसे नहीं छुई है, फिर भी यामिनी ने गाड़ी पीछे ली और खिड़की खोली। क्या आप ठीक है? जमीन पर पड़े शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। सड़क की पीली रोशनी में यामिनी ने उस आदमी पर खून देखा। वो डर गई, क्या वाकई उसकी टक्कर हुई थी? इस डर से कि कहीं उसने किसी को ठोक न दिया हो, यामिनी जल्दी से नीचे उतरी और उस आदमी को उठाने में मदद की। पर जैसे ही उसने उस शख्स का चेहरा देखा, यामिनी की रूह कांप गई। उसकी बाहों में पड़ा वो शख्स और कोई नहीं, यश मोहन था। ये इस हालत में कैसे पहुंचा? उसकी पीठ के कपड़े फटे हुए थे और एक लंबा घाव था जिसमें से हड्डियां तक दिख रही थीं। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और इस वक्त यश मोहन की आंखें बंद थीं। वो बेहोश हो चुका था। यामिनी बंसल की टेंशन बढ़ गई। भले ही उसे नहीं पता था कि यश मोहन का ये हाल कैसे हुआ, पर वो समझ गई थी कि हालत बहुत सीरियस है। उसने जल्दी से यश मोहन को घसीटकर कार में डाला। यामिनी का पहला ख्याल उसे हॉस्पिटल ले जाने का था, पर संजना की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। यश मोहन किसी बड़ी ताकत की नजरों में था और उसके पास छुपने की जगह नहीं थी, इसलिए वो नवसागर से भाग गया था। अगर वो उसे अभी हॉस्पिटल ले जाती तो क्या उन लोगों को पता चल जाता? नोट्स 1, ये फोरम पर लोगों के यूजर नेम है। चैप्टर 78, खून किसका? यामिनी बंसल के पसीने छूट गए जब तक वो यश मोहन को घसीटकर अपने कमरे में ले आई। लकीली सुबह के 5 बज रहे थे और भोर से पहले का वो सबसे अंधेरा वक्त था। उसके इलाके में इतनी जल्दी कोई नहीं उठता था, इसलिए शुक्र है कि किसी ने उसे देखा नहीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि यश मोहन का पंगा किससे हुआ है, फिर भी उसने अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी ताकि किसी को शक न हो। उसने सावधानी से दरवाजा बंद किया और कार पार्क की, फिर वापस आकर यश मोहन को बेड पर ले गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर यश मोहन की नाक छुई और वहां से अब भी गर्म सांसें आ जा रही थीं। तब जाकर यामिनी बंसल को तसल्ली हुई कि शायद वो बस कुछ देर के लिए बेहोश है। वो गर्म पानी का एक टब ले आई और उसने यश मोहन को साफ करने का फैसला किया। जब उसने यश मोहन के कपड़ों की पहली परत उतारी तो वो उसके खून से सने अंडरवियर तक पहुंची, पर उसे उतारने में उसे इतनी शर्म आई कि उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसने एक तौलिया लेकर उसे ढक दिया और तभी उसकी हिम्मत हुई कि वो यश मोहन को साफ कर सके। यश मोहन की पीठ का जख्म बहुत गहरा लग रहा था। यामिनी सोच भी नहीं पा रही थी कि इतना गहरा घाव कैसे हुआ होगा। भले ही यश मोहन का जख्म गहरा था, पर उसकी मसल्स गजब की मजबूत थीं। अगर यामिनी खुद अपनी आंखों से यश मोहन की ये सॉलिड मसल्स न देख लेती तो उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना शांत दिखने वाला यश मोहन ऐसी एस्थेटिक बॉडी रखता है। यामिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और यश मोहन को पोंछते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पहले कभी किसी मर्द की नंगी छाती नहीं देखी थी, यहाँ तक कि जब 8 साल पहले उसके साथ वो हादसा हुआ था और वो प्रेग्नेंट हुई थी, तब भी उसे नशा दिया गया था और वो बेहोश थी। लेकिन उसका परिवार उस खानदान की पावर से इतना डरता था कि उनके एक इशारे पर उन्होंने उसे बच्चा गिराने तक की इजाजत नहीं दी। उसने अपने घर वालों को दोष नहीं दिया क्योंकि वो सच में उस खानदान से पंगा नहीं ले सकते थे। आज भी जब वो इस बारे में सोचती तो यामिनी कांप उठती थी। उसे उस इंसान से इतना डर लगता था कि वो नवसागर में छिपकर रहने लगी। यहाँ तक कि न्यू ईयर पर भी वो राजनगर वापस नहीं जाना चाहती थी। जैसे ही यश मोहन गिरा था, उसे पता था कि हालत खराब है और अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर उसने खुद को जगाए रखा। मगर जब उसने आंखें खोली तो सामने यामिनी बंसल थी। हालांकि उसके मन में यामिनी की इमेज अच्छी नहीं थी,
पर वो जानता था कि मेहता परिवार के मुकाबले वो यामिनी के पास कहीं ज्यादा सेफ है। यश मोहन ने रिलैक्स किया और एक बार फिर बेहोशी की नींद में सो गया, लेकिन उसका शरीर अपनी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस थके हुए और बुरी तरह घायल जिस्म को ठीक करने लगा था। तुम जाग गए। हाथ में तौलिया लिए यामिनी चौंक गई जब उसने यश मोहन को आंखें खोलते देखा और वो तुरंत हैरानी में चिल्ला पड़ी। पर फिर उसने देखा कि यश मोहन दोबारा बेहोश हो गया है। यामिनी जल्दी से पानी हटाकर कमरे में वापस आई और यश मोहन को कंबल से ढका। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। चूंकि वो एक बार जाग गया था, इसका मतलब था कि अब उसकी हालत उतनी नाजुक नहीं थी। यामिनी, जो रात भर सोई नहीं थी, यश मोहन के बेड के पास ही सो गई। जब नैना शुक्ला ने आंखें खोली तो देखा कि सूरज निकल आया है। वो बस लेटी रही और हिली तक नहीं। क्या ये स्वर्ग था? उसे शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। नैना शुक्ला ने चैन की सांस ली। आखिरकार उसे उस कभी न खत्म होने वाले दर्द के दलदल से छुटकारा मिल गया था। उसे बस ये नहीं पता था कि यश मोहन अब ठीक है या नहीं, लेकिन जल्द ही नैना को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अब भी यश मोहन के बेड पर लेटी थी और कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। कुछ भी नहीं बदला था। ये क्या माजरा था? नैना शुक्ला ने अपनी जीभ की नोक काटी और उसे दर्द हुआ। क्या वो मरी नहीं थी? परेशान नैना तुरंत उठकर बैठ गई और फिर से ये देखकर हैरान रह गई कि उसके सारे जख्म भर चुके थे। उसे शरीर में जरा भी तकलीफ नहीं थी, बल्कि वो जोश और ताजगी से भरी हुई थी। वो छोटा बॉक्स, नैना ने वो छोटा बॉक्स पकड़ा और अंदर चेक किया। कुछ भी गायब नहीं हुआ था, सब कुछ वही था। अम्मा को उसे अच्छी तरह याद था कि कल रात उसने चाकू उठाया था और खुदकुशी करने वाली थी, तो फिर चाकू वापस बॉक्स में कैसे आ गया? क्या उसकी याददाश्त चली गई थी? ये तो नामुमकिन था। नैना ने बॉक्स और उसके अंदर की हर चीज को गौर से देखा और पाया कि एक बोतल में 2 हार्ट प्रोटेक्शन पिल्स कम थी। उसने हर गोली कई बार गिनी थी, इसलिए वो गलत नहीं हो सकती थी। नैना को अचानक डर लगने लगा। वो इतनी बुरी तरह घायल थी तो एक रात में कैसे ठीक हो गई? इसके अलावा उसे साफ याद था कि चाकू उसके हाथ में था और वो जान देने वाली थी। उसे बेहोश होने से पहले किसी चीज में चाकू घुसने का एहसास भी याद था। फिर भी वो बिना किसी खरोंच के एकदम ठीक कैसे थी? और उसे अब भी दर्द क्यों महसूस हो रहा था? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मर चुकी है। नैना पलटी और बेड पर देखा कि वाकई खून की कुछ बूंदें थीं, पर उसे यकीन था कि उसके शरीर पर ऐसा कोई घाव नहीं था जिससे खून बहे। तो फिर ये खून आया कहां से? मम्मी! जैसे ही नैना चिल्लाई, दरवाजा खुला। नैना की मम्मी लैन यू अंदर भागी आई। नैना, तुम ठीक तो हो ना? लैन यू के अंदर आने से पहले ही उनकी आवाज सुनाई दी। उन्हें नहीं पता था कि कल रात क्या हुआ, पर वो अचानक सो गई थीं और सुबह 7-8 बजे तक सोती रहीं। लैन यू अपनी इस गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रही थीं। अरे नैना, तुम उठकर कैसे बैठ गई? तुम्हारा चेहरा ये इतना खिला खिला कैसे है? तुम अब बिल्कुल ठीक हो। नैना, तुम सच में ठीक हो गई हो। लैन यू तो ये भूल ही गई कि नैना बुरी तरह घायल थी और सिर्फ एक रात में ठीक हो गई। उनकी नजरों में तो बस उनकी बेटी का ठीक होना ही काफी था। ये सब कैसे हुआ? उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। नैना ने अपनी माँ को देखा और समझ गई कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी और न ही वो मरी थी। वो सच में ठीक हो गई थी, पर कैसे, ये उसे नहीं पता था। ये सब कहने के बाद लैन यू ने नैना को पकड़ा और आखिरकार सोचने लगी कि उनकी बेटी बिना किसी वजह के इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। वो तो गंभीर रूप से घायल थी और यही सोचकर लैन यू ने तुरंत पूछा, नैना, ये क्या हुआ? तुम ठीक कैसे हुई? नैना ने सिर हिलाया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस धुंधला सा याद था कि कल रात कोई आया था और उसका इलाज किया था, पर कौन उसकी इतनी बड़ी चोट को एक रात में ठीक कर सकता था? मम्मी, मैं अकेले में सोचना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या था, नैना ने अचानक कहा। लैन यू अब बहुत खुश थीं। भले ही उनकी बेटी का ठीक होना एक रहस्य था, पर वो नामुमकिन मानने के बजाय ये मानना पसंद करती थीं कि उनके पूर्वजों ने नैना की रक्षा की है। नैना की बात सुनकर उन्होंने फिर भी उसकी पीठ को गौर से देखा और तसल्ली होने पर बोली, मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाती हूँ, तुम थोड़ा और आराम करो, ज्यादा हिलना डुलना मत। मम्मी के जाने के बाद नैना गहराई से सोचने लगी। वो अपनी माँ की तरह इतनी भोली नहीं थी। पक्का किसी ने उसका इलाज किया था,
पर किसके पास इतनी काबिलियत हो सकती है उसे सोते हुए पूरी तरह ठीक कर देना? ये तो हॉन्गरुई हॉस्पिटल के बस की भी बात नहीं थी। अचानक नैना उठकर बैठ गई। अगर कल रात किसी ने उसका इलाज किया था तो क्या इसका मतलब ये था कि उसके कपड़े उतारे गए थे? उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार कर देखा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके कपड़े उतारे गए थे, यहाँ तक कि उसकी ब्रा के हुक भी गलत लगे थे। अगर उस इंसान ने उसकी पीठ देखी थी तो इसका मतलब उसने उसका सीना भी देखा होगा। आखिर वो था कौन? नैना का शरीर अचानक कांपने लगा। वो किसी अनजान इंसान को अपना शरीर दिखाने के बजाय मरना पसंद करती। नैना ने बेड पर खून की उन बूंदों को देखा। वो उसका नहीं था तो फिर वो किसका खून हो सकता था? क्या ये उस इंसान का था जिसने कल रात उसका इलाज किया? चैप्टर 79। क्या वो यश मोहन था? नैना, तुम ठीक हो? दरवाजे पर हैरानी भरी एक आवाज गूंजी। ये मुमेई ने दरवाजा धकेला और अंदर आ गई। उसके पीछे खुशी से झूमती लैन यू थी, यहाँ तक कि संजना भी वहाँ थी और उसके पीछे 2 नर्सेस थीं जो नैना को यकीन न होने वाली नजरों से देख रही थीं। अंदर आओ। नैना ने अपना ध्यान बटोरा। हालांकि वो अब भी परेशान थी। उसने फिलहाल उस बारे में न सोचने का फैसला किया। क्या हुआ यार? नैना, मुझे तुम्हारी पीठ देखने दो। ली मुमेई ने पहले नैना का जख्म देखा था और अब नैना अचानक ठीक हो गई थी। भले ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था पर वो दिल से खुश थी। नैना ने सिर हिलाया और कहा, देखने की जरूरत नहीं है, मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ कल रात। वो असल में कहना चाहती थी कि कल रात किसी ने उसे ठीक किया, पर बात जुबान पर आते ही उसने रोक ली। हालांकि लैन यू उसे देख चुकी थी, फिर भी उन्हें यकीन नहीं था और वो नैना के पीछे गईं। उन्होंने सावधानी से अपनी बेटी के कपड़े हटाए और वाकई उसकी पीठ पहले की तरह बेदाग और गोरी हो चुकी थी। अब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि उनकी बेटी सच में ठीक हो गई है। वो इतनी इमोशनल हो गईं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनकी बेटी एक रात में ठीक हो गई। दोनों नर्सेज ने एक्साइटमेंट में आकर नैना का एक छोटा सा चेकअप किया और पाया कि वो सच में ठीक हो चुकी है। बाकी लोगों को नहीं पता था कि नैना की चोट कितनी गहरी थी, पर ये दोनों नर्सेज अच्छी तरह जानती थीं क्योंकि वही उसका ख्याल रख रही थीं। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने गहरे घाव अचानक भर जाएंगे। इससे ज्यादा अजीब बात और क्या हो सकती थी? क्या डायग्नोसिस ही गलत था? जब नैना ने सुना कि डॉक्टर्स आ रहे हैं तो उसने तुरंत दोबारा चेकअप कराने से मना कर दिया। वो अपने शरीर को किसी और से बेहतर जानती थी। वो इस वक्त 100% फिट थी पर नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया को इस बारे में पता चले। नैना के पिता उस दिन फ्लाइट लेकर नवसागर पहुंच गए। अपनी बेटी के अचानक ठीक होने से वो सबसे ज्यादा खुश थे। उनकी बस एक ही बेटी थी जो उनके लिए जान से प्यारी थी। फिर भी नैना ने नवसागर छोड़ने की अपने घर वालों की रिक्वेस्ट ठुकरा दी और वहीं रुकना चाहा। जहां तक उस इंसान की बात थी जिसने कल रात उसका इलाज किया, उसे उसकी एक धुंधली सी याद थी। उसे याद आने लगा कि अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने और खुदकुशी की कोशिश के बाद उसका चाकू उसके गले में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में लगा था और उसके तुरंत बाद वो बेहोश हो गई थी। क्या वो इंसान यश मोहन था? या फिर वो उसके बारे में इतना ज्यादा सोच रही थी कि उसने उस रात वाले इंसान को यश मोहन समझ लिया? यश मोहन को जख्मों का इलाज करना कब से आ गया और उसमें इतनी काबिलियत आई कहां से? नैना को अचानक वो दिन याद आया जब यश मोहन ने सड़क किनारे डॉक्टरी की दुकान लगाई थी। क्या वाकई वो वही था? क्या उसे सच में मेडिकल की जानकारी थी? अगर वो वही था तो बेड पर लगा खून पक्का उसी का होगा। जब उसकी मम्मी और बाकी लोग जाने लगे तो नैना ने ली मुमेई को आवाज दी। भले ही वो अब उठ सकती थी और उसकी हालत बढ़िया थी, पर वो ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहती थी ताकि किसी को शक न हो। मुमेई, क्या तुम इस कपड़े पर लगे खून की जांच करने में मेरी मदद कर सकती हो? नैना ने बेड से खून का वो टुकड़ा काट लिया और मुमेई को दे दिया क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या ये खून यश मोहन के खून से मैच करता है। हालांकि सिर्फ ब्लड ग्रुप से वो 100% श्योर नहीं हो सकती थी, पर कम से कम उसे एक इशारा तो मिल जाता। अगर ये उसका खून निकला तो उसे पता चल जाएगा कि उसका इलाज किसने किया और जिसने उसका शरीर देखा वो भी वही था। ऐसे में उसके दिल को बहुत सुकून मिलता। मुमेई ने वो कपड़ा ले लिया पर कुछ पूछा नहीं। अगर नैना कुछ बताना नहीं चाहती थी तो पूछने पर भी वो कुछ नहीं कहती।
कल रात नैना का अचानक ठीक हो जाना उसके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात थी, लेकिन नवसागर के स्टूडेंट्स के लिए शिवम का पुडोंगहेन को पीटना सबसे बड़ी खबर थी। मगर इन दोनों बातों के मुकाबले उस हवेली में हुए कत्ल की वजह से प्रशासन में जैसे भूकंप आ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मारे गए लोग बहुत रसूखदार थे। एक तो मेहता परिवार का लाडला सोहम मेहता था, दूसरा और भी खतरनाक था क्योंकि उसका नाम कियान शिपिंग था। कियान शिपिंग खुद तो कुछ खास नहीं था, पर उसका बाप कियान लोंगटो था, जिसे जमीन हिला देने वाला कहा जाता था। अगर जापान का माउंटेन ग्रुप और पश्चिम का ब्लैक ग्लव्ड क्लैन पावरफुल थे, तो पूर्व में नानकिंग का सबसे ज्यादा बोलबाला था, और कियान लोंगटो उसी नानकिंग का बॉस था। कियान शिपिंग उसका इकलौता बेटा था, जो उसे 40 साल की उम्र में हुआ था। कियान लोंगटो का असली नाम कियान बाहे था, जो हुझोंग स्टेट का रहने वाला था। वो 11 साल की उम्र में अंडरवर्ल्ड में आ गया था, और आज वर्ल्ड स्टेज पर भी उसका एक नाम था। उसकी अपनी प्राइवेट आर्मी थी, हालांकि वो अफ्रीका में रहने वाली एक भाड़े की फौज थी, और वो खुद अफ्रीका की एक आलीशान हवेली में रहता था। नानकिंग के कामकाज को उसे खुद संभालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आमतौर पर उसके गुर्गे ही सब देख लेते थे और उसे बस रिपोर्ट दे देते थे। छोटे देशों के मुखिया भी नानकिंग के लीडर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे, पर आज उसके इकलौते बेटे का नवसागर में कत्ल हो गया था। ये वाकई में एक बड़ा धमाका था। चाहे सोहम मेहता की मौत हो या कियान शिपिंग की, ये ऐसी बात नहीं थी जिसे यहाँ की लोकल अथॉरिटी संभाल सके। फोन की घंटी से यामिनी बंसल की नींद खुली। सुबह के 9 बज चुके थे। उसने यश मोहन को देखा, जो कल रात की तरह ही सो रहा था, हालांकि उसके पीले पड़े चेहरे पर अब थोड़ी लाली आ गई थी। यामिनी को तसल्ली हुई और उसने फोन उठाया। फोन उसकी कलीग वांग यू का था, जो पूछ रही थी कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आई। यामिनी ने जल्दी से वांग यू से अपनी लीव लगवाने को कहा। फिर उसने तौलिए से यश मोहन का शरीर पोंछा और खाना बनाने की तैयारी करने लगी, ताकि अगर वो जाग जाए तो कुछ खा सके। जब से उसने यश मोहन को कल रात बचाया था, वो बेहोश ही था। उसने बस एक बार आंखें खोली थीं, पर फिर सो गया, और चूंकि यामिनी उसे हॉस्पिटल भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे नहीं पता था कि कल रात वाला वो शिवम कहीं यश मोहन तो नहीं था। यामिनी ने अपना लैपटॉप फिर से खोला और यूनिवर्सिटी के न्यूज फोरम पर सर्च करना चाहा, पर जो खबर उसके सामने आई, उसे देखकर उसके हाथ से माउस छूटते छूटते बचा। कल रात एक प्राइवेट हवेली में 6 लोगों का कत्ल कर दिया गया। कल रात क्या ये वही वक्त नहीं था जब यश मोहन घायल हुआ था? क्या ये सब उसने किया? यामिनी ने पुराने वाक़ये के बारे में सोचा, जब यश मोहन ने विक्रम चौधरी और उसके साथी को इतना पीटा था कि वो दिमागी तौर पर अपाहिज हो गए थे, और उसे लगभग यकीन हो गया कि ये काम भी यश मोहन का ही है। वो इतना हिंसक क्यों था? यामिनी मुड़ी और यश मोहन को उलझन भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसने कत्ल की खबर को दोबारा सर्च किया। जैसा कि उम्मीद थी, एक छोटी सी अनऑफिशियल वेबसाइट पर उसे सच पता चल गया। कल रात क्योंकि बड़े घरानों के 2 लड़के 2 लड़कियों को हवेली ले गए थे और उनके साथ गलत काम किया था, किसी ने वहां हमला किया और 6 लोगों को मार डाला। सिर्फ उन 2 लड़कियों की जान बख्श दी गई थी। यामिनी ने ठंडी सांस भरी। उसे यकीन था कि ये यश मोहन ने ही किया है। उसे नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना पसंद था। पिछली बार उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पिछली बार उसने जान नहीं ली थी, पर इस बार ले ली। क्या उसमें हिंसा की कोई प्रवृत्ति थी? चाहे यश मोहन हिंसक हो या न हो, वो वही था जिसने उसकी जान बचाई थी, और उसके लिए तो उसने जान से भी बढ़कर कुछ बचाया था। इसके अलावा कल रात की घटना के लिए भी वो यश मोहन के साथ थी, पर उसका मानना था कि यश मोहन को कत्ल नहीं करना चाहिए था। इस समाज में इतनी आसानी से लोगों को मारना बहुत ही अजीब बात थी। यामिनी इस बात पर भी खुश थी कि उसने यश मोहन को हॉस्पिटल नहीं भेजा। अगर वो ऐसा करती तो अब तक उसका भांडा फूट चुका होता। चैप्टर 80 पक्का वही है। यामिनी बंसल पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकली। वो सब्जी खरीदने तक बाहर नहीं गई। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर था कि यश मोहन कब जागेगा। वो बार बार दलिया गर्म करती रही, पर उसके जागने के कोई आसार नहीं दिखे। अगर यश मोहन की सांसें नॉर्मल न होती तो उसे लगता कि वो बचेगा ही नहीं। उसने कभी किसी को इतने लंबे समय तक बेहोश नहीं देखा था, पर बाहर न जाने के बावजूद वो जानती थी कि मामला गंभीर है, क्योंकि वो देख सकती थी कि सड़कें पुलिस की गाड़ियों से भरी पड़ी थीं।
उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि यश मोहन ने किसे मारा है जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। जिस घर में नैना शुक्ला रहती थी वहां संजना और उसके पेरेंट्स के अलावा सब जा चुके थे, इसलिए नैना उठी और कुछ खाया। वो उस सिल्वर हार्ट ग्रास को घूर रही थी जब ली मुमेई अचानक भागती हुई अंदर आई। नैना तुम उठ गई। ली मुमेई दिल से बहुत खुश थी। हाँ, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुमेई, क्या हुआ? नैना ने हड़बड़ाई हुई ली मुमेई को देखा और पूछा। ली मुमेई को तब याद आया कि वो कुछ कहने वाली थी। नैना, मैंने सुना है कि कल रात नवसागर में मेहता परिवार के एक लड़के का कत्ल हो गया। जिसने उसे मारा उसने 5 और लोगों को भी मार डाला। हालांकि उनमें से एक का बैकग्राउंड तो मेहता वाले से भी बड़ा लग रहा है, पर मुझे नहीं पता वो कौन था। नैना ने पल भर सोचा और पूछा, मुमेई, क्या तुम्हें पता है कि बाकी लोग कौन है? ली मुमेई ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। बाकी लोगों के बारे में कोई खबर नहीं है। मुझे बस एक दोस्त से पता चला। वैसे मामला काफी बड़ा हो गया है और बहुत सारे जर्नलिस्ट नवसागर आए हुए हैं। मैं राजनगर के कई पत्रकारों को जानती हूँ, इसलिए कल तक शायद और जानकारी मिल जाए। वो मेहता लड़का नवसागर आया ही क्यों था? क्या उसने ही लोगों को उसे घायल करने का हुक्म दिया था? तो फिर उसे मारा किसने? नैना को अचानक यश मोहन का ख्याल आया और उसने तुरंत पूछा, मुमेई, क्या ब्लड एनालिसिस की रिपोर्ट मिली? हाँ। ये मुमेई ने रिपोर्ट नैना को थमा दी। नैना ने देखा और वो एकदम से एक्साइटेड हो गई। क्या हुआ? नैना ली मुमेई ने जल्दी से पूछा। नैना ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर जाकर बैठती हूँ। मैं बाद में बाहर आऊंगी। फिर वो कमरे के अंदर चली गई। ली मुमेई ने नैना को देखा और सोचा कि वो अभी अभी ठीक हुई है तो शायद थक गई होगी, इसलिए उसने ज्यादा टोका नहीं। लेकिन नैना फूली नहीं समा रही थी क्योंकि ब्लड ग्रुप बिल्कुल यश मोहन जैसा था। दोनों का भी टाइप था। हालांकि सिर्फ ब्लड ग्रुप से ये पक्का करना मुश्किल था कि वो यश मोहन ही है, फिर भी नैना को पूरा यकीन था कि ये वही था। उसे लगा जैसे यश मोहन वापस आ गया हो। क्या कल रात हुई उन मौतों से उसका कोई लेना देना था? अगर यश मोहन नहीं तो और किसकी हिम्मत होगी मेहता परिवार के लोगों को छूने की? यश मोहन ने सोहम मेहता को मारने की हिम्मत की थी तो वो दूसरे मेहता को क्यों नहीं मारता? वैसे भी उसके पास इसकी वजह भी थी। ये जानकर कि यश मोहन उसे बचाने वापस आया होगा, आखिरकार उसके दिल को चैन मिला। आखिर उसने मान ही लिया था कि यश मोहन उसका पति है, तो अगर उसने उसका शरीर देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नैना को अचानक बेचैनी होने लगी। अगर यश मोहन नवसागर आया था और उसने उस मेहता को मारा तो क्या वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में नहीं होगा? क्या होगा अगर वो अब तक नवसागर से बाहर न निकल पाया हो? नैना फिक्रमंद हो गई और अब वो दुआ करने लगी कि काश कल रात आने वाला इंसान यश मोहन न हो, क्योंकि अगर यश मोहन ने ये किया है तो मेहता परिवार की ताकत के आगे उसका नवसागर से बच निकलना नामुमकिन होगा। अरे नैना, तुम ठीक हो? शू वेई ने हैरानी से पूछा। वो जानती थी कि उसकी चोटें बहुत गहरी थीं। हॉस्पिटल वालों ने तो जवाब तक दे दिया था, पर अब नैना उसके सामने बिल्कुल चंगी भी खड़ी थी। ये क्या चमत्कार था? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। शायद हॉस्पिटल वालों ने गलत अंदाजा लगाया था। मेरी चोटें उतनी गंभीर नहीं थीं, नैना ने सिर हिलाते हुए कहा। शू वेई को शक हुआ। नैना नवसागर के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में गई थी जो पूरे देश में मशहूर था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? वैसे भी उसने अपनी आंखों से नैना को उस डंडे से पिटते देखा था। ये देखते हुए कि शू वेई को यकीन नहीं हो रहा, नैना ने जल्दी से बात बदली, तुम आज फिर काम पर क्यों नहीं गई? उफ, तुम दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी क्यों है? कल यश। शू वेई अचानक रुक गई। उसे अचानक याद आया कि यश मोहन ने कल उसे नैना को न बताने के लिए कहा था, पर वो आज लगभग भूल ही गई थी। भले ही शू वेई ने वक्त पर अपनी बात रोक ली थी, पर नैना भांप गई और पूछा, कल क्या हुआ था? क्या यश मोहन वापस आया था? उसी वक्त नैना ने अनजाने में शू वेई का हाथ कसकर पकड़ लिया। शू वेई ने अपने हाथों को देखा जिन्हें नैना ने जोर से जकड़ा हुआ था। वो समझ गई कि उसके मुंह से बात निकल चुकी है और अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। उसने आह भरी और कहा, कल यश मोहन आया था और काफी देर तक उन गमलों को देखता रहा। फिर उसने तुम्हारे बारे में पूछा और चला गया। शायद वो तुम्हें देखने हॉस्पिटल गया होगा। क्यों, क्या तुम उससे नहीं मिली? नैना ने अचानक शू वेई का हाथ छोड़ दिया और बुदबुदाई, सच में वही था, वो ठीक है। वो वापस आया तो इसका मतलब वही था जिसने। नैना, जाओ।
आराम करो, तुम अभी ठीक हुई हो, हर जगह मत घूमो। शू वेई, हम बाद में साथ खाना खाएंगे, उसकी मम्मी और मैं अभी खाना बना रहे हैं। ली मुमेई ने नैना को दरवाजे पर खड़े देखा और पास आई। नैना, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? ली मुमेई ने देखा कि नैना का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया है और उसने चिंता से पूछा। नैना यश मोहन के बारे में सोच रही थी, जो कल रात आया था और उसे नहीं पता था कि क्या उसने उसकी बातें सुनी। ये सोचकर कि उसने उसे पतिदेव कहा था, वो बहुत शर्मा गई और दुआ करने लगी कि उसने ये न सुना हो। पर अब उसे 100% यकीन था कि कल रात आने वाला यश मोहन ही था। उसे बहुत सुकून महसूस हुआ और दिल में एक मीठा सा एहसास जाग गया। अब जब मुमेई ने पूछा तो नैना ने तुरंत सोचा कि चूंकि यश मोहन कल आया था तो पक्का उसने उसका बदला लेने के लिए ही उस मेहता को मारा होगा। कल रात की घटनाओं के बारे में सोचकर उसे लगा कि यश मोहन शायद अब भी भाग रहा होगा और वो फिर से परेशान हो गई। नैना। ली मुमेई ने नैना के चेहरे के बदलते भाव देखे और उसे और भी चिंता होने लगी। नैना ने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ मुमेई, तुमने पहले कहा था कि तुम राजनगर के कई जर्नलिस्ट्स को जानती हो। क्या तुम आज रात उनमें से किसी को बुला सकती हो ताकि मैं मिल सकूं? नैना जर्नलिस्ट के जरिए ये जानना चाहती थी कि कल रात क्या हुआ था, ताकि बातों बातों में यश मोहन की हालत का पता लगा सके। नैना, तुम किसी जर्नलिस्ट से मिलना चाहती हो? तुम्हें तो उनसे चिढ़ थी ना? ली मुमेई बोली, पर जब उसने देखा कि नैना कुछ नहीं कह रही तो उसने तुरंत बात जारी रखी। ठीक है, मैं आज रात पूछती हूँ। अगर सब ठीक रहा तो मैं एक दो को बुला लूंगी। चैप्टर 81 होश में आना। जब यश मोहन की आंख खुली तब आधी रात हो चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी बाहों में कोई है और अंधेरे के बावजूद यश मोहन की प्राणशक्ति ने उसे रियलाइज करवाया कि ये यामिनी बंसल है। दोबारा बेहोश होने से पहले उसे पता था कि वो यामिनी के घर पर है, इसलिए रिकवर करने के लिए उसने अपनी सारी इंद्रियां बंद कर ली थीं। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो काफी दिक्कतें हो सकती थीं। शायद वो हमेशा के लिए प्राण संचय अवस्था के दूसरे लेवल पर ही अटक जाता। ये जानने के बाद कि वो कौन है, उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। बिना एक शब्द बोले वो फिर से अपनी साधना में लीन हो गया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक सुध-बुध खोया रहा, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि जब आँख खुलेगी तो यामिनी उसकी बाहों में होगी। लेकिन जल्द ही यश मोहन सारा सीन समझ गया। यामिनी शायद बिस्तर के सहारे लगकर थोड़ी देर सोना चाहती होगी, पर नींद आने के बाद रात की ठंड की वजह से वो अनजाने में कंबल की तरफ खिसक गई। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे, जिससे साफ था कि पिछले कुछ दिनों से बेचारी ढंग से सोई नहीं थी। हालांकि यश मोहन को पता था कि कल यामिनी ने उसकी जान बचाई थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके ठंडे रिश्तों के बावजूद वो उसे ढूंढने क्यों आई। यामिनी तो उससे नफरत करती थी, फिर उसने उसे बचाने की जहमत क्यों उठाई। यश मोहन ने यामिनी को कंबल से ढका और उसका हाथ हटाकर नीचे उतरने की तैयारी की। चाहे यामिनी ने उसे जान पहचान की वजह से बचाया हो या किसी और वजह से, वो यहाँ रुक नहीं सकता था। अगर यामिनी जाग गई और फिर से कोई तमाशा खड़ा किया तो उसे डर था कि कहीं उसे चोट न पहुंचानी पड़ जाए। आखिर उसने उसकी जान बचाई थी और अगर वो उसे घर न लाती तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। इस बार वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। हालांकि उसे पता था कि वो यहाँ सबसे ताकतवर नहीं है, फिर भी एक असली दुश्मन से टकराकर उसे थोड़ा झटका लगा था। आखिर यहाँ के लोग प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल जो नहीं करते थे। जैसे ही यश मोहन बिस्तर से उतरने लगा, उसने देखा कि यामिनी ने उसके कपड़े का कोना कसकर पकड़ रखा है, तो उसने बस अपने घाव चेक किए। हाथ की टूटी हड्डी तो उसने ठीक कर ली थी, और रही बात पीठ के घाव की, तो यामिनी ने कोई ऐसी क्रीम लगाई थी जिसे वो पहचानता नहीं था, और उसकी प्राण ऊर्जा के साथ मिलकर वो लगभग ठीक हो चुका था। उसने अपने कपड़ों को देखा और महसूस किया कि शर्ट थोड़ी अजीब है। उसे तो शक होने लगा कि कहीं ये यामिनी के कपड़े तो नहीं। यश मोहन ने यामिनी का हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद नहीं की, बस अजीब तरीके से अपनी शर्ट उतार दी। उसे अचानक अपने बैग की याद आई और वो सोचने लगा कि क्या यामिनी उसे भी साथ लाई थी। आखिर उसका सारा सामान उसी में तो था। उसके पैसे, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक कि बहुत सारी जड़ी बूटियां भी अंदर थीं, पर वो सबसे जरूरी हिस्सा नहीं थीं। उसकी सिल्वर हार्ट ग्रास के बचे हुए बीज भी उसी बैग में थे, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी। अगर वो बीज खो गए तो सब खत्म हो जाता। इसके अलावा पर्पल हार्ट वाइन का एक टुकड़ा भी अंदर ही था। ये सोचते ही यश मोहन ने अपनी प्राणशक्ति से स्कैन किया, पर उसका दिल बैठ गया क्योंकि घर में बैग कहीं नहीं था।
इसका मतलब था कि यामिनी बैग लाना भूल गई थी। अब उसके पास न कपड़े थे और न ही बैग। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। यश मोहन का मन किया कि तुरंत बाहर जाकर अपना बैग ढूंढे। आखिर बैग का सामान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर इससे पहले उसे यामिनी से पूछना था। उसने इसकी परवाह नहीं की कि यामिनी सो रही है और उसे तुरंत झकझोरना शुरू कर दिया। यामिनी यश मोहन के हिलाने से जाग गई और डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी, पर जल्द ही समझ गई कि ये यश मोहन है और अपना मुंह ढक लिया। जब उसने हाथ हटाया तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक शर्ट पकड़ रखी है और ये वही शर्ट थी जो उसने यश मोहन को पहनाई थी। यामिनी शर्मा गई और अजीब तरीके से उठ बैठी। ओ, तुम जाग गए? यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। बस ये जानना था कि क्या तुम मेरा बैग लाई हो। बैग? यामिनी ने भौहें सिकोड़ी। कल रात जब वो यश मोहन को कार तक खींच कर ले जा रही थी, उसके हाथ में कुछ तो था। उसने गौर नहीं किया था और बस उसे कार में ठूंस दिया था। उसे नहीं पता था कि यश मोहन उसी बैग की बात कर रहा है। लेकिन चूंकि जागते ही उसने सबसे पहले बैग के बारे में पूछा, इसका मतलब था कि वो उसके लिए बहुत जरूरी है। यामिनी ने तुरंत बेड लैंप जलाया और देखा कि सामने बैठा यश मोहन परेशान है। उसे अचानक बहुत अजीब सा लगा। आधी रात को वो दोनों बेड पर साथ बैठे थे और यश मोहन बिना शर्ट के था। वो दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे थे। उसे अचानक किसी कहानी का एक सीन याद आ गया। उसे याद नहीं कि वो किसने लिखा था, पर उसमें कुछ ऐसा ही सीन था। आधी रात को पति उठकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। वो कश ले रहा था और उसकी आंखों में चिंता थी। मुझे पता है, ये कल की बच्चे की स्कूल फीस के लिए है। बच्चा? यामिनी को अचानक टिंग टिंग की याद आ गई। वो परिवार वाकई बहुत जालिम था। कई साल हो गए थे, पर उन्होंने उसे एक बार भी टिंग टिंग से मिलने नहीं दिया। क्या हुआ? यश मोहन ने यामिनी के बदलते चेहरे को देखा, पर यामिनी के जवाब देने से पहले उसने फिर पूछा, अम्मा, क्या तुम्हें याद है कि बैग कहाँ रखा है? यामिनी अचानक हकीकत में वापस आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ख्यालों में खो जाएगी। वो हड़बड़ाकर बोली, मुझे याद है कि मैंने कुछ सामान डिग्गी में रखा था। मुझे नहीं पता वो तुम्हारा बैग था या नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। मैं अभी जाकर कार चेक करती हूँ। बात खत्म करते ही वो बाहर जाने वाली थी। यश मोहन ने उसे रोका और कहा, रुको, मैं जाता हूँ, बस बताओ कार कहाँ है। यामिनी ने सिर हिलाया। तुम बाहर नहीं जा सकते, वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। अगर तुम अभी बाहर गए तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम्हें पता है मैंने क्या किया? यश मोहन ने हैरानी से यामिनी को देखा। उसने सोचा कि इसे कैसे पता चला कि उसने समीर मेहता को मारा है। यामिनी ने आंखें घुमाई और कहा, कल सुबह नवसागर की एक कोठी में 6 लोग मारे गए थे और ये मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। मैं बस तुम्हें ढूंढने निकली थी, पर तुम रास्ते में मिल गए। यश मोहन, अब तुम बड़े हो गए हो। क्या खून खराबा करना सही बात है? दिमाग से क्यों नहीं सोचते? गुस्सा शैतान का रूप होता है। उफ, मुझे नहीं पता अब तुम्हारा क्या होगा, पर इतना जानती हूँ कि अब तुम्हें भागते रहना पड़ेगा। बात पूरी कर यामिनी ने सिर झटका। हालांकि उसे यश मोहन का लोगों को बचाना पसंद था, पर 6 लोगों की जान लेना उसे समझ नहीं आ रहा था। यश मोहन को उसकी बाद वाली बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने बस पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने मारा है? और तुम मुझे ढूंढने क्यों आई? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही हूँ? यश मोहन की बात सुनकर यामिनी के चेहरे पर पछतावा दिखा। यश मोहन, सॉरी, मैं तुम्हें सॉरी बोलने ढूंढ रही थी। मुझे पता चला कि उस दिन भी तुम मुझे बचा रहे थे, पर मुझे तब समझ आया जब मुझे कैमरे का SD कार्ड मिला। कल तुम्हें ढूंढने की वजह ये थी कि मैंने नवसागर यूनिवर्सिटी की न्यूज में उस शीयिंग को देखा और मुझे लगा कि वो तुम्हारी तरह दिखता है। मैं वहीं जा रही थी, पर किस्मत से तुम रास्ते में ही मिल गए। मेरी तरह दिखता है? यश मोहन ने सोचा कि उसने तो अपने चेहरे पर प्राणशक्ति की एक परत चढ़ा रखी थी। वो साफ इमेज कैसे ले सकते हैं? यामिनी को कैसे पता चला? बस मुझे लगा कि उसका चेहरा तुमसे मिलता जुलता है, इसलिए मैंने रिस्क लिया और तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। बताओ, क्या तुम ही शीयिंग हो? यामिनी अब बाकी सब भूल चुकी थी। यश मोहन ने सिर हिलाया और मान लिया कि वही शीयिंग है। उसे ये भी समझ आ गया कि यामिनी उसे क्यों बचा रही थी और पंगे क्यों नहीं ले रही थी। ये सब उस कार्ड की वजह से था।
जब तुम्हें पता है कि मैं एक कातिल हूँ तो तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? क्या तुम हर कातिल के साथ इतनी ही कूल रहती हो? यश मोहन ने अचानक पूछा। यामिनी सन्न रह गई। उसे अब रियलाइज हुआ कि उसे वाकई उससे डर नहीं लग रहा था, वो बस उसकी फिक्र कर रही थी। क्या वो हमेशा से इतनी निडर थी? पर यश मोहन के साथ उसे जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। अब जब यश मोहन ने पूछा तो वो बस सिर हिलाकर बोली, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान थी पर डरी नहीं। शायद इसलिए क्योंकि तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, या शायद इसलिए क्योंकि तुमने सिर्फ उन्हीं को मारा जो मरने के लायक थे। चैप्टर 82 यामिनी की आह। यामिनी की बात सुनकर यश मोहन थोड़ी देर खामोश रहा। कल उसने खुद को कुछ ज्यादा ही 30 मार खा समझ लिया था। वो वहाँ सिर्फ हु क्यू के बारे में जानने गया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि सोहम मेहता भी वहाँ होगा। लेकिन नैना शुक्ला को सोहम के गुंडों की वजह से चोट लगी थी, इसलिए वो उसे मारे बिना नहीं रह सका। ये उसके ओरिजिनल प्लान से काफी अलग हो गया था। असल में सोहम मेहता को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसी रात नवसागर छोड़ सकता था, पर उसने नहीं सोचा था कि हु क्यू उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और वो बुरी तरह घायल हो जाएगा। अगर यामिनी उसे घर न लाती तो शायद अब तक वो मेहता परिवार के कब्जे में होता। चाहे उसका बैकग्राउंड कितना भी तगड़ा क्यों न हो, एक बार मेहता परिवार के हाथ लगने के बाद वो बच नहीं पाता, खासकर तब जब अब उसका कोई सहारा नहीं था। अब क्या करें? यश मोहन को अचानक एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। नवसागर में पक्का नाकाबंदी होगी। अगर वो अब तक प्राण संचय अवस्था के तीसरे लेवल पर होता तो आराम से शहर छोड़ देता, पर अभी वो दूसरे लेवल के आखिरी फेज में ही था। यश मोहन की खामोशी देखकर यामिनी को लगा कि उसने उसकी बात सुन ली है और वो कार में बैग चेक करने जाना चाहती थी। पर अचानक यश मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने उसे उलझन में देखा। यश मोहन ने सिर हिलाया और कहा, मत जाओ। यश मोहन ने यामिनी को बाहर इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि चोट लगने के बाद उसकी प्राण शक्ति अब 12 से 15 मीटर तक जा सकती थी। जब उसने बाहर स्कैन किया तो उसे सादे कपड़ों में 2 लोग दिखे जो आने जाने वालों पर नजर रख रहे थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये उससे जुड़ा है या नहीं, पर यश मोहन को लगा कि सावधानी बरतना ही बेहतर है। क्यों जाहिर है यामिनी को नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है और उसे हैरानी हुई कि यश मोहन अचानक बैग को लेकर इतना बेपरवाह कैसे हो गया। यश मोहन ये तो नहीं कह सकता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, इसलिए उसने कहा, आधी रात को पार्किंग में जाना सेफ नहीं है। ऊपर से लोगों की नजरों में आने और शक होने का डर भी है। यामिनी ने थोड़ी देर सोचा और उसे यश मोहन की बात सही लगी, इसलिए उसने जिद नहीं की। यश मोहन ने अंदाजा लगाया कि जब यामिनी जैसा कोई ये पता लगा सकता है कि खून उसने किया है तो मेहता परिवार को भी पता चल ही जाएगा। उसे जल्द से जल्द नवसागर छोड़ देना चाहिए। इस कांड के बाद अब वो गिरिनगर भी नहीं जा सकता था। उसने एक लंबी आह भरी और सोचा, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। वो बस एक जगह सेटल होकर अपनी सिल्वर हार्ट ग्रास उगाना चाहता था और फिर रेगिस्तान जाना चाहता था, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हें सो जाना चाहिए, यश मोहन मुड़ा और यामिनी से कहा। तुम नहीं सो रहे? यामिनी ने सोचा कि घर में एक ही बेड है, अगर वो वहाँ सो गई तो यश मोहन कहाँ सोएगा। यश मोहन ने सिर हिलाया, मैं थका नहीं हूँ, तुम सो जाओ। वाकई उसे नींद नहीं आ रही थी और इस वक्त वो सोने के मूड में भी नहीं था। चूंकि पुराने प्लान चौपट हो गए थे, उसे नए सिरे से सोचना था। यश मोहन को बिना शर्ट के देखकर यामिनी थोड़ी हिचकिचाई और बोली, रात के कुछ ही घंटे बचे हैं और बेड काफी बड़ा है, हम अलग अलग कोनों में सो सकते हैं। यश मोहन ने हैरानी से यामिनी को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यामिनी ऐसी बात कहेगी। वो कोई खुली सोच वाली लड़की नहीं लगती थी, पर वो नहीं चाहता था कि यामिनी ज्यादा सोचे, इसलिए उसने हाँ कर दी। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बस बेड के सहारे टेक लगा लेता हूँ। उसने सोचा कि वो बेड पर बैठे बैठे भी साधना कर सकता है और कुछ घंटे तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए लापरवाही नहीं बरत सकता था। यश मोहन वहाँ बैठा और तुरंत साधना में खो गया। लेकिन यामिनी सोते समय उतनी शांत नहीं थी जितना उसका चेहरा लगता था। वो बस एक बार मुड़ी और फिर से यश मोहन की एक टांग पकड़ ली। हालांकि यश मोहन साधना कर रहा था, पर वो यामिनी के शरीर और उसकी छुअन को महसूस कर पा रहा था। चाहे पिछला जन्म हो या ये, वो हमेशा से एक ब्रह्मचारी रहा था। हालांकि उसका मन थोड़ा डोल रहा था, पर उसने उन ख्यालों को झटक दिया और अपनी साधना जारी रखी। कुछ घंटे वाकई बहुत जल्दी बीत गए।
यश मोहन अभी भी साधना में मगन था, जबकि यामिनी बहुत चैन से सो रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई अच्छा सपना देख रही हो। शायद उस हादसे के बाद वो कभी इतनी सुकून से नहीं सोई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो और वो अकेलापन खत्म हो गया हो, इसलिए उसने कसकर पकड़ रखा था और छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। साधना का एक बड़ा चक्र पूरा करने के बाद यश मोहन ने आंखें खोली और देखा कि अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ है। उसने यामिनी को देखा जो कंबल में मुंह छिपाए पूरी तरह उससे चिपकी हुई थी और यश मोहन को गर्मी महसूस होने लगी। हालांकि वो यामिनी का हाथ हटाना चाहता था, पर वो उससे बिल्कुल चिपक गई थी। उसे इतनी प्यारी नींद में देखकर उसने आह भरी और उसे जगाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी साधना का अगला चक्र शुरू कर दिया। उसने अंदाजा लगाया कि जब तक वो खत्म करेगा, यामिनी भी जाग जाएगी। जब यश मोहन फिर से साधना में डूबा, यामिनी अचानक जाग गई और आंखें खोलते ही उसे एहसास हुआ कि वो यश मोहन की टांग पकड़कर सो रही है। वो डर गई और तुरंत पीछे हट गई। हालांकि अभी उजाला नहीं था, पर उसे अपने चेहरे पर एक जलन सी महसूस हो रही थी। पर तुरंत उसे यश मोहन का ख्याल आया। क्या ये वाकई पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा? ये देखकर कि यश मोहन की आंखें अभी भी बंद है, जैसे वो सो रहा हो, यामिनी ने राहत की सांस ली। शुक्र है यश मोहन सो रहा था, वरना ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती। लेकिन जब उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि यश मोहन को पकड़कर सोते समय उसे एक अजीब सा सुकून मिला था, जिससे वो बेफिक्र हो गई थी। इसके अलावा उसके शरीर की खुशबू भी बहुत अच्छी थी, जैसे वो इस दुनिया का न हो। यामिनी ने यश मोहन के सोते हुए मासूम चेहरे को देखा और फिर अपने 30 साल पुराने चेहरे को छुआ। हालांकि वो अभी भी जवान और खूबसूरत थी, पर उसके दिल में एक कड़वाहट थी और उसे अचानक लगा कि शायद राजनगर जाकर फेंग रोंग से मिलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें वो सोचना नहीं चाहती थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो सच नहीं थीं। क्या फेंग रोंग अभी भी वैसा ही था जैसा सालों पहले था? वो जानती थी कि वो अब वैसी यामिनी नहीं रही। वो बस फेंग रोंग से मिलकर ये पूछना चाहती थी कि वो उसे बिना बताए क्यों छोड़ गया और कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया। पर अब उसे ये सब बेकार लग रहा था। क्या फर्क पड़ता है अगर उसे याद हो या न हो? अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो क्या वो फिर गायब हो जाएगा? क्या ऐसा आदमी भरोसे के लायक है? क्या हुआ अगर वो उसे अमेरिका ले जा सकता है? शायद उसे बस टिंग टिंग की बहुत याद आ रही थी, पर अगर वो राजनगर गई भी तो क्या वो टिंग टिंग को देख पाएगी? यश मोहन अभी भी सो रहा था। यामिनी ने अपनी सुडौल बॉडी को देखा। उसने उस दिन के बारे में सोचा जब यश मोहन ने उसे देखा था और अचानक उसके दिल में एक हलचल सी हुई। वो कांपने लगी और उसे लगा जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो, इसलिए वो तुरंत बेडरूम से बाहर गई और ठंडा पानी पिया। आखिरकार वो धीरे धीरे शांत हो पाई। जब वो वापस कमरे में आई तो उसकी बेड पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप यश मोहन को देखती रही और फिर एक हल्की सी आह भरी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यश मोहन के लिए ऐसी फीलिंग्स आएंगी। हालांकि वो समझदार थी और जानती थी कि वो और यश मोहन दो अलग अलग रास्तों के राही है। चाहे आज हो या कल, उनका साथ ज्यादा दिन का नहीं है। हालांकि शुक्ला जी और उनकी पत्नी ने नैना को बार बार समझाया, पर वो ये घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो मजबूर थे, इसलिए उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। लिपिका अभी नैना के साथ ही रुक गई, पर उन्हें जल्द ही यूस्टेक वापस जाना था। लिपिका, क्या हुआ? नैना को अभी भी याद था कि लिपिका ने कुछ जर्नलिस्ट्स को बुलाने की बात कही थी। वो जर्नलिस्ट से केस की प्रोग्रेस जानना चाहती थी, ताकि उसे यश मोहन के बारे में पता चल सके। मैंने पूछा है, और आज रात नवसागर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वहाँ संजना की एक दोस्त भी होगी। हम कल साथ चलकर उस बंदे से मिलेंगे। पर नैना, मुझे लगता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी ही है, तो जर्नलिस्ट से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, लिपिका ने कहा। बेशक नैना जानती थी कि वो क्या पूछना चाहती है, पर वो लिपिका को समझा नहीं सकती थी, इसलिए उसने बस इतना कहा, हो सकता है ये मुझसे जुड़ा हो, चलो पक्का कर लेते हैं। लिपिका को पता था कि मेहता परिवार का कोई बंदा मरा है, पर चूंकि ये नैना की जिद थी, वो उसे रोक नहीं पाई। चैप्टर 83 मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। यश मोहन ने साधना का एक और चक्र पूरा किया और जब वो खत्म हुआ तब दोपहर हो चुकी थी। उसे लगा कि उसके शरीर के सारे घाव भर चुके हैं और वो जोश से भरा हुआ है। यहाँ तक कि उसकी पावर भी थोड़ी बढ़ गई थी। अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ता तो दूसरे लेवल के टॉप पर पहुँच जाता।
हालांकि वो अभी वहां नहीं था, पर वो जानता था कि इस बंजर दुनिया में जहां प्राण ऊर्जा की इतनी कमी है, इतनी तरक्की भी बहुत बड़ी बात है। वो बिल्कुल भी निराश नहीं था। उसने अपने बगल में देखा, यामिनी उठ चुकी थी और कमरे में नहीं थी। ऐसा लगा कि वो बाहर गई है। यश मोहन उठा और उसने वो ब्रश और पेस्ट देखा जो यामिनी ने उसके लिए रखा था और अपना मुंह धोया। टिंग टिंग डोरबेल बजी। यश मोहन ने तुरंत अपनी प्राणशक्ति से चेक किया और देखा कि दरवाजे पर यामिनी नहीं, बल्कि कोई 20 साल की लड़की खड़ी है। हालांकि वो यामिनी से ज्यादा छोटी नहीं लग रही थी। हालांकि वो यामिनी जितनी सुंदर नहीं थी, पर उसका फिगर काफी बोल्ड था। यश मोहन को लगा कि उसने जितनी लड़कियों को देखा है, उनमें सबसे ज्यादा बोल्ड वंदना थी, पर दरवाजे पर खड़ी इस लड़की का फिगर तो वंदना से भी ज्यादा कातिलाना था। उसकी उम्र को देखते हुए यश मोहन को लगा कि शायद ये शादीशुदा है, पर उसे औरतों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो हो सकता है वो गलत हो। यामिनी के घर कोई अनजान लड़की आई थी, और अगर यामिनी घर पर होती भी तो वो उसे दरवाजा न खोलने को कहता, तो अब उसके न होने पर तो खोलने का सवाल ही नहीं उठता था। आखिर वो अभी पुलिस से छिप रहा था। लड़की ने थोड़ी देर इंतजार किया और देखा कि कोई जवाब नहीं दे रहा, तो वो खुद से बोली, यामिनी दीदी न स्कूल में है और न ही घर पर, कहाँ हो सकती है। इसके बाद यश मोहन ने उसे जाते हुए देखा और राहत महसूस की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अंदर आए। लेकिन जल्द ही उसे अपनी फूटी किस्मत का एहसास हुआ, क्योंकि उसी पल यामिनी वापस आ रही थी। उसके हाथ में काफी सामान था, जिसमें एक बैग भी था, पर वो उसका नहीं था। अरे यामिनी दीदी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको स्कूल से लेकर यहाँ तक हर जगह ढूंढा और फाइनली आप मिल गई। इस लड़की ने यामिनी को देखते ही खुशी से शोर मचाया। हेली, तुम यहाँ क्यों आई? तुम नवसागर कब आई? यामिनी ने तुरंत जवाब दिया, पर जल्द ही हेली ने यामिनी का घबराया हुआ चेहरा देखा और उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। जाहिर है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी दरवाजा खोलिए। मैं अंदर चलकर बताती हूँ, हेली ने तुरंत कहा। यामिनी दरवाजे पर हिचकिचाई, पर खोला नहीं। क्या हुआ यामिनी दीदी, आप मुझे यहीं खड़ा रखेंगी क्या? मैं इतनी दूर से आई हूँ और आप मुझे अंदर बैठकर पानी तक नहीं पिलाएंगी? ऐसा तो है नहीं कि आपने अंदर कोई मर्द छिपा रखा है? फिर दरवाजा खोलने में डर कैसा? हेली ने देखा कि यामिनी अभी भी चाबी नहीं निकाल रही है और तुरंत मजाक किया। यामिनी का चेहरा लाल हो गया और वो हकलाते हुए बोली, हेली, क्यों न हम बाहर बात करें? घर में कोई है? अरे वाह यामिनी दीदी, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तब तो मुझे अंदर जाकर उससे मिलना ही पड़ेगा। मुझे देखना है कि वो कौन है जिसने आपके इस बर्फीले दिल को जीत लिया। हेली तुरंत हैरानी से चिल्लाई। यामिनी थोड़ी देर हिचकिचाई। वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी जिसे खतरे का अंदाजा न हो। हालांकि हेली उसकी अच्छी दोस्त थी, पर यश मोहन की पहचान बहुत रिस्की थी। ये सोचते हुए उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हेली, मैं तुम्हें अगली बार उससे मिलवा दूंगी, वो अभी घर में बिना कपड़ों के हैं। मैं हेली ने यामिनी को काफी देर तक ऐसे देखा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो, और फिर बोली, यामिनी दीदी, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप इतनी ओपन हैं। आप लोग साथ सो रहे हैं? कौन है ये बंदा? नहीं, उसे कपड़े पहनने को कहिए, मुझे मिलना है। पर उसके कपड़े कल रात फट गए थे। यामिनी को ऐन मौके पर इससे बेहतर बहाना नहीं सूझा। हेली की आंखें और फटी की फटी रह गईं और उसने यामिनी को ऊपर से नीचे तक देखा और आह भरी, यामिनी दीदी, आप तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग निकली। कपड़े उतारने में कितनी देर लगती है? आप लोग तो उतना भी वेट नहीं कर पाए। क्या सीन होगा? हे भगवान! यामिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर वो कुछ समझा नहीं पाई। ठीक है, आपकी ये हालत देखकर मैं अंदर जाकर आपके रोमांस में खलल नहीं डालूंगी। मैं बस ये बताने आई थी कि फेंग रोंग वापस आ गया है। वो हर जगह आपके बारे में पूछ रहा था, पर मुझे नहीं लगता कि वो भरोसेमंद है। उससे बचकर रहना। मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ, तो अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। अगली बार अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाना मत भूलना। हेली बात खत्म कर मुड़ी और चली गई। यामिनी ने हेली को जाते हुए देखा और फिर एक राहत की सांस ली। आखिरकार उसने उसे टाल ही दिया। बदकिस्मती से इसकी कीमत उसे अपनी झूठी बदनामी से चुकानी पड़ी। यामिनी ने दरवाजा खोला और देखा कि यश मोहन वहीं खड़ा है। वो इतनी डर गई कि उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और फिक्र से बोली, तुम अभी ठीक नहीं हो? तुम खड़े क्यों हो गए? यश मोहन ने एहसानमंद होते हुए कहा, यामिनी जी, अभी आपने जो किया उसके लिए बहुत शुक्रिया।
तुमने सब सुन लिया? यामिनी ने सोचा कि जैसे ही उसने सवाल पूछा यश मोहन दरवाजे के पीछे खड़ा था तो उसने पक्का सब सुना होगा। उसे अपनी कही बातें याद आईं और उसका चेहरा उतर गया। वो सोचने लगी कि यश मोहन उसके बारे में क्या सोचेगा। हाँ, मैंने सब सुना। आपके लिए ये सब करना वाकई मुश्किल रहा होगा, तो अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। वैसे भी मैंने आपको 2 दिनों से काफी परेशान कर दिया है, यश मोहन ने शर्मिंदगी से कहा। वो उन लोगों की बहुत इज्जत करता था जो उसकी इज्जत करते थे और अपना हिसाब किताब साफ रखता था। वो दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से और नेकी का जवाब नेकी से देता था। मैंने वाकई तुम्हारी कोई खास मदद नहीं की और अब से मुझे यामिनी जी मत बुला। मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। यामिनी को वो वक्त याद आया जब वो यश मोहन के बगल में सोई थी। हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं था, पर फिर भी उसे वो नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। पर अचानक उसे यश मोहन की बात का मतलब समझ आया और वो हैरान होकर बोली, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? क्या तुम जा रहे हो? यश मोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं कई दिनों से यहाँ बोझ बना हुआ हूँ। आपने मुझे बचाया और मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं अब ठीक हूँ और मुझे निकलना चाहिए। वैसे क्या आपने मेरा बैग देखा? नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। यामिनी ने अभी आधी बात ही कही थी कि उसने यश मोहन के चेहरे पर हैरानी देखी। वो तुरंत शर्मा गई और अपनी बात बदली। मेरा मतलब था कि बाहर बहुत खतरा है, वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। अगर तुम अभी बाहर गए तो ये खुदकुशी जैसा होगा। यश मोहन को दिल में अच्छा लगा। यामिनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे नारियल, बाहर से सख्त अंदर से नरम। उसने बस एक बार उसकी मदद की थी और वो इतना सब कर रही थी। उसने उसके लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। यामिनी दीदी, मुझे पता है आप ये मेरे भले के लिए कह रही है, पर सच तो ये है कि मेरे पास बचने के तरीके हैं, आप बेफिक्र रहिए। यश मोहन को लगा कि अब उसे यामिनी जी की जगह यामिनी दीदी कहना चाहिए। यश मोहन के शब्द बदलते ही यामिनी का चेहरा खिल उठा। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, यश मोहन, एक रात और रुक जाओ। सच तो ये है कि जब तुम मेरे घर पर होते हो तो मुझे नींद भी अच्छी आती है। कल रात भी ऐसा ही हुआ था, तो बस मेरी मदद समझकर रुक जाओ। क्या तुम रुकोगे? यश मोहन ने यामिनी को यकीन न होने वाली नजरों से देखा। उसका गुलाबी चेहरा वाकई बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। वो जानता था कि यामिनी बस डर रही है कि कहीं वो बाहर जाते ही पकड़ा न जाए। यश मोहन को बिना कुछ बोले उसे देखते हुए देखकर यामिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे ही वो कुछ कहना चाहती थी, यश मोहन बोल पड़ा, ठीक है दीदी, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। मैं कल सुबह ही निकलूंगा। शायद तब निकलना सबसे सेफ होगा। यश मोहन की हाँ सुनते ही यामिनी का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो किसी बच्चे की तरह खुश हो गई और अपने हाथ वाला बैग आगे बढ़ाया। तुम्हारा सारा सामान इसमें है, मैं काफी खाना भी लाई हूँ और मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया पकाती हूँ ताकि तुम पेट भर सको। चैप्टर 84। आसमान से उतरा सपनों का राजकुमार। नैना शुक्ला को स्टारबक्स पसंद नहीं था और वो वहाँ कभी कॉफी पीने नहीं जाती थी। उसे वो सो कॉल्ड नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल और वहाँ के केक बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन आज उसे स्टारबक्स जाना पड़ा क्योंकि संजना की जर्नलिस्ट दोस्त को वहाँ की कॉफी पसंद थी। लिपिका, नैना इधर। जैसे ही नैना और लिपिका वहाँ पहुँची, संजना ने खिड़की के पास वाली टेबल से आवाज दी। उसके बगल में एक लंबी चौड़ी लड़की बैठी थी, वो भी काफी अच्छी दिख रही थी। चलो मिलवाती हूँ, ये मेरी दोस्त शालिनी है। ये राजनगर की सबसे फेमस जर्नलिस्ट है। ये हमेशा फ्रंट लाइन पर रहकर हर खबर सबसे पहले लाती है। शालिनी, ये मेरी दोस्त लिपिका और नैना है। संजना ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। हेलो नैना, लिपिका। मैंने नैना शुक्ला का बहुत नाम सुना है, राजनगर की सबसे हसीन लड़की। आज तुम्हें देखकर मुझे खुद में थोड़ी कमी महसूस हो रही है। हाँ। शालिनी ने भी खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया। फेमस जर्नलिस्ट शालिनी जी, मैंने भी आपके बारे में सुना है। पिछली बार मैं आपके ब्लॉग पर सर्पप्रवाह नगर वाली पोस्ट पढ़ रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि आपसे नवसागर में इतनी जल्दी मुलाकात होगी। ये तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। लिपिका बात करने में माहिर थी और जल्दी ही शालिनी से घुल मिल गई। शालिनी मुस्कुराई और बोली, अगर पिछली बार किसी ने मुझे बचाया न होता तो शायद मैं वापस ही नहीं आ पाती। फिर शालिनी ने नैना की तरफ देखा। बेशक उसे पता था कि नैना के मंगेतर का नाम यश मोहन है और जिसने उसे बचाया था उसका नाम भी यश मोहन ही था,
पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों एक ही बंदे होंगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। शायद राजनगर में सबको पता था कि नैना का मंगेतर कैसा है। वो सर्पप्रवाह नगर वाला यश मोहन कैसे हो सकता था? तुम लोग क्या पियोगी? संजना आज होस्ट थी। लिपिका ने ज्यादा नखरे नहीं किए और एक मौका ऑर्डर कर दी। मुझे कुछ भी चलेगा। नैना को वैसे भी कॉफी पसंद नहीं थी, वो तो यहाँ बस यश मोहन के बारे में जानने आई थी। ड्रिंक्स की उसे कोई परवाह नहीं थी। संजना की टेबल पर बैठी वो चारों लड़कियां बला की खूबसूरत थीं। जल्द ही कैफेटेरिया के सभी लोगों की नजरें उन्हीं पर टिक गईं, जिससे नैना को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। शालिनी, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है। मैं तुम्हारी जर्नलिज्म स्पिरिट की वाकई फैन हूँ। हालांकि नैना राजनगर में नहीं थी, पर उसने मशहूर जर्नलिस्ट शालिनी के बारे में सुन रखा था। हालांकि लिपिका को नहीं पता था कि नैना कल रात वाले केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है, पर उसे लगा कि ये मेहता परिवार से जुड़ा हो सकता है। इसलिए उसने नैना की तरफ से पूछा, शालिनी, मैंने संजना से सुना कि तुम नवसागर उस केस का इंटरव्यू लेने आई हो, क्या चल रहा है वहाँ? लिपिका ने ये बात बहुत कैजुअल तरीके से पूछी, इसलिए शालिनी ने ज्यादा गौर नहीं किया। उसे लगा कि उन्हें बस बात करने के लिए कोई टॉपिक मिल गया है। उसने कॉफी का एक कश लिया और कहा, वो अभी तक मुजरिम को पकड़ नहीं पाए हैं, पर सुना है कि विक्टिम की फैमिली को पता है कि कातिल कौन है। बस उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है, क्योंकि कातिल बहुत शातिर था। अंदर जाने से पहले उसने सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे। ये सुनकर कि कातिल अभी पकड़ा नहीं गया है, नैना ने राहत की सांस ली। पहली बार उसने कॉफी पी। उसमें दूध का हल्का स्वाद था और वो काफी स्मूथ थी। अचानक नैना को लगा कि ये कॉफी उतनी बुरी भी नहीं है। इसमें पहले वाली कॉफी के मुकाबले कड़वाहट बहुत कम थी। समीर मेहता मारा गया तो इस बार मेहता परिवार पागल हो जाएगा। मेहता खानदान वाकई बहुत घमंडी है, तो कोई ताज्जुब नहीं कि किसी ने उन पर हाथ साफ कर दिया। लगता है इंसान को इतना भी ईगो नहीं पालना चाहिए। लिपिका को समीर मेहता की मौत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने अपनी बातों से ये जाहिर भी कर दिया। लेकिन शालिनी ने सिर हिलाया। इस बार सबसे बड़ा पंगा मेहता परिवार का नहीं है, हालांकि वो भी आगबूला है, पर उनके तो और भी वारिस है। इस बार असली बवाल उस दूसरे बंदे की वजह से है जो मारा गया। उसका नाम है करण सिंह। करण सिंह। नैना और लिपिका दोनों ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था और वो थोड़ी हैरान थीं। मेहता परिवार से भी ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? ये करण सिंह कौन है? हालांकि संजना को भी उत्सुकता थी, पर उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नैना ने खुद पूछ लिया, क्योंकि ये यश मोहन की सेफ्टी का सवाल था। नैना को इतना उतावला देखकर संजना ने उसे एक नजर देखा। उसकी नजरों में नैना जैसी लड़की को इन सब में इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी, पर अब वो संजना से भी ज्यादा क्यूरियस लग रही थी। ये वाकई अजीब था। हालांकि शालिनी ने नैना के बारे में सुना था, पर वो उसके नेचर को नहीं जानती थी, इसलिए उसने समझाया, करण सिंह नाम में कुछ नहीं है, पर मेन पॉइंट ये है कि उसके पिता का नाम कमल सिंह है, जिन्हें लोग कमल डॉन के नाम से जानते हैं। कमल डॉन। नैना को ये नाम सुना सुना लगा, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। कमल डॉन पूरे नॉर्थ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े गैंग दक्षिण शक्ति का अंडरग्राउंड लीडर है। उसकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि कहते हैं वो समुद्र में गिरी सुई भी ढूंढ सकता है। और अब उसके इकलौते बेटे का कत्ल हो गया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा? तो ये मामला काफी सीरियस है। बस अभी हमें कमल डॉन के रिएक्शन का इंतजार है। शालिनी की बात पूरी होने से पहले ही नैना के हाथ से कॉफी का कप छूट गया और पूरी टेबल पर कॉफी फैल गई। हालांकि उसे ठीक से नहीं पता था कि दक्षिण शक्ति क्या चीज है, पर इसका ये मतलब नहीं था कि उसने उसका नाम नहीं सुना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यश मोहन इतने पावरफुल आदमी से पंगा ले लेगा। उसे तुरंत बेचैनी होने लगी। नैना, क्या हुआ? लिपिका ने फिक्र से पूछा। उसे लगा कि शायद नैना के घाव अभी भरे नहीं हैं। संजना ने भी नोटिस किया कि नैना के साथ कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा पहले जैसा नॉर्मल नहीं था और उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया। चलो इस बारे में बात नहीं करते, ये बहुत डिप्रेसिंग है। शालिनी, हमें सर्पप्रवाह नगर के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। मैं भी अपनी छुट्टियों में वहाँ जाना चाहती हूँ। शालिनी, जो पहले नैना को देख रही थी, तुरंत टॉपिक की तरफ खींची चली आई। संजना की बात सुनकर उसने जल्दी से हाथ हिलाया। संजना, सर्पप्रवाह नगर जाने की गलती कभी मत करना। अगर पिछली बार यश मोहन ने मुझे न बचाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती।
यश मोहन, लिपिका, नैना और संजना तीनों के मुंह से एक साथ ये नाम निकला। शालिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी बात सुधारी, वो यश मोहन है पर नैना वाला नहीं। सॉरी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे बचाने वाले का नाम भी यश मोहन ही था। नैना होश में आई और मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। शालिनी, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? नैना को शांत देखकर उसने सर्पप्रवाह नगर की वो कहानी सुनानी शुरू की। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़का ऐसा निकलेगा। उसने 50,000 रुपए लिए और मुझे वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। उसने मुझे उन डाकुओं के हवाले कर दिया था। क्या ये तो आपने अपने ब्लॉग में नहीं लिखा था? फिर आपने क्या किया? लिपिका को भी अब चिंता होने लगी। शालिनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और वो बुदबुदाई। उस वक्त वो आसमान से उतरे किसी सपनों के राजकुमार की तरह आया और उसने सारे डाकुओं को धूल चटा दी। उसके उड़ने का अंदाज बहुत ही कातिलाना था। उसकी वो किक्स मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। मैंने आज तक इतना तगड़ा मार्शल आर्ट्स वाला बंदा नहीं देखा। मुझे लगा ये सब फिल्मों के एक्शन सीन है, पर वो उस दिन मेरे साथ सच में हो रहा था। शालिनी की बात सुनकर संजना और लिपिका को भी उस सीन के लिए एक अजीब सी बेचैनी और चाहत महसूस हुई। लेकिन नैना को पक्का यकीन होने लगा कि वो वही यश मोहन था जिसकी उसे तलाश थी। चैप्टर 85। ठीक है, फिर हम दोनों बेड पर ही सोएंगे। शालिनी, चूंकि तुम इतनी सुंदर हो, क्या उसने तुमसे कांटेक्ट रखने की कोशिश की? लिपिका को तुरंत मजाक सूझा। शालिनी ने सिर हिलाया और उदासी से बोली, सच कहूँ तो उसी पल मुझे उससे प्यार हो गया था। पक्का पहली नजर वाला प्यार। पर मैं उसकी सपनों की रानी नहीं हूँ। उसने मुझे कोई चांस ही नहीं दिया, यहाँ तक कि अपना नंबर तक नहीं दिया। संजना खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंसी। जर्नलिस्ट शालिनी जी, आपके पास परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट चेहरा है। जरा अपना ये फिगर तो देखिए, मुझे भी डर लगता है। आपको कैसे लग सकता है कि आपको अपना राजकुमार नहीं मिलेगा? संजना को मजाक करते देख शालिनी हंसी नहीं। इसके बजाय उसने फिर सिर हिलाया और कहा, तुम लोग उस वक्त की मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगी। जब मैं सबसे बेबस थी, तब कोई आसमान से फरिश्ते की तरह उतरा और मेरी जान बचाई। मैं कोई परियों की कहानियां नहीं पढ़ती, ये सच है। शायद तुम लोगों ने ऐसा कभी फील नहीं किया, इसलिए समझ नहीं पाओगी। पर वो बहुत हैंडसम है। शायद उसे हैंडसम कहना कम होगा, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं। शालिनी वाकई दुखी लग रही थी। शालिनी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो कैसा दिखता है? नैना ने अचानक कांपती आवाज में पूछा। वो सब अपने ख्यालों में खोए थे, इसलिए उन्होंने नैना की अजीब आवाज पर ध्यान नहीं दिया। वो करीब 20 साल का लग रहा था और उसने एक साधारण नीली शर्ट पहनी थी। उसकी स्किन बहुत अच्छी थी और वो काफी शांत लग रहा था। उसकी आंखें बहुत ही सॉफ्ट और सुकून देने वाली थीं। उसकी हाइट लगभग 180 सेंटीमीटर थी और वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैंडसम नहीं था, पर उसका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव और प्यारा था। जब वो मुस्कुराता था तो वो बहुत कॉन्फिडेंट लगता था, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए। उसकी नाक बहुत तीखी थी, दांत एकदम सफेद। वैसे मेरे पास उसकी फोटो है। जल्दी दिखाओ, लिपिका ने कहा। शालिनी के इतने लंबे डिस्क्रिप्शन के बाद भी उन्हें कोई क्लियर इमेज नहीं मिल रही थी। उन्हें बस उसकी हाइट का अंदाजा हुआ था। शालिनी ने अपने बैग से एक खूबसूरत शीशा निकाला और खुद का मजाक उड़ाते हुए उसे आगे बढ़ाया। फोटो यहाँ है, पर मैंने इसे पिछली बार चोरी छिपे लिया था। मैं तो अब एक तरफा प्यार में पागल हूँ। पर अगर वो न भी कहती तो शालिनी की आवाज और उस खूबसूरत शीशे से पता चल रहा था कि वो वाकई वैसा ही फील कर रही है। वरना कोई फोटो वाला शीशा इतना कीमती क्यों होता? नैना ने कांपते हाथों से वो शीशा लिया और जैसे ही उसकी नजर फोटो पर पड़ी, उसके हाथ से शीशा छूट गया। शुक्र है पास बैठी संजना ने उसे लपक लिया। नैना को दूसरी बार वही गलती करते देख लिपिका ने फिक्र से कहा, नैना, क्या तुम वाकई ठीक हो? क्यों न हम जल्दी निकलें? नैना ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली, पर संजना हैरानी से चिल्लाई, ये तो वाकई यश मोहन है। उसका नाम यश मोहन है। शालिनी ने अभी आधी बात ही कही थी कि उसे कुछ अजीब लगा। उसने संजना को हैरानी से देखा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये वाकई यश मोहन है? लिपिका ने शीशा लिया और वो भी हैरान होकर बोली, नैना, ये तो वाकई वही है। ये सर्पप्रवाह नगर क्यों गया था? शालिनी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने संजना से सवालिया नजरों से पूछा,
संजना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ये नैना का पति है यश मोहन, बस मुझे ये नहीं पता कि ये सर्पप्रवाह नगर क्यों गया था। नैना का पति, शालिनी ने दोहराया। उसे अचानक बहुत अजीब सा महसूस हुआ और उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर उसने तुरंत कहा, पर क्या नैना का रिश्ता टूट नहीं गया था? संजना ने शालिनी की तरफ देखा और कहा, शालिनी, ताज्जुब नहीं कि तुम्हें नहीं पता। हालांकि उसके परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया था, पर नैना ने आखिरकार उसी से शादी की, बस शादी बहुत ही प्राइवेट थी। उस वक्त तुम शायद तिब्बत में थीं और वापस आते ही सर्पप्रवाह नगर चली गईं, इसलिए तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। अब नैना और यश मोहन की शादी हो चुकी है, उनका तलाक नहीं हुआ है। संजना ने ये बात इसलिए कही ताकि शालिनी को पता चल जाए कि यश मोहन अभी भी नैना का पति है और वो अपनी बातों में थोड़ी सावधानी बरते। हालांकि वो सच को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कह रही थी। नैना और यश मोहन की शादी कहाँ प्राइवेट थी, वो तो ऐसी थी जैसे हुई ही न हो। उन्होंने बस मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। शालिनी ने नैना को अजीब नजरों से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को वो छिप छिप कर पसंद करती है और जिसकी फोटो पास रखती है, वो उसी लड़की का पति होगा जो उसके सामने बैठी है। सॉरी नैना, मुझे वाकई नहीं पता था कि यश मोहन तुम्हारा पति है। वो इसलिए क्योंकि मैंने सुना था कि वो एक। शालिनी को बहुत अजीब लगा। साथ ही उसे बहुत निराशा और नाइंसाफी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यश मोहन जिससे वो मिली थी, वो नैना शुक्ला का पति कैसे हो सकता है। अगर वो यश मोहन वाकई वही बेकार आदमी था जिसे मोहन परिवार ने निकाल दिया था, तो वो इतना ताकतवर और शांत कैसे हो सकता है। अगर वो वही लाचार यश मोहन था, तो नैना शुक्ला जैसी लड़की ने उससे शादी कैसे कर ली। यामिनी ने टेबल भर के डिशेस बनाई थीं। यश मोहन ने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसकी सेहत पर असर न पड़े, इसीलिए वो आज बाहर गई और बहुत सारी सब्जियां खरीद लाई। घर में किसी और के होने से रौनक आ गई थी और यामिनी को भी काफी खुशी महसूस हो रही थी। अगर वो यश मोहन के किए कामों की चिंता न कर रही होती, तो शायद वो और भी खुश होती। इस वक्त उसे महसूस हुआ कि वो पत्थर दिल यामिनी नहीं है। वो पत्थर दिल बनना भी नहीं चाहती थी, शायद इसलिए क्योंकि इतने सालों में कोई भी उसे वाकई खुश नहीं कर पाया था। सच तो ये था कि यश मोहन ने कुछ खास नहीं किया था, पर उसने उसे एक भरोसे का एहसास दिलाया था। शायद इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में लंबे समय से कोई मर्द नहीं था। हालांकि वो जानती थी कि उसकी सोच गलत है, पर वो अपने ख्यालों को रोक नहीं पा रही थी। उसने एक से ज्यादा बार दुआ की थी कि काश यश मोहन ने वो सब न किया होता। वो एक बेदखल बेटा था, उसकी मंगेतर ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था, ऊपर से उसके शरीर में वो न बताने वाली प्रॉब्लम भी थी। लेकिन यामिनी ने चुपके से सोचा कि उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता और उसे यश मोहन के बगल में सोना पसंद है। वो बहुत सुकून भरा और रिलैक्सिंग था, पर वो जानती थी कि वो बस कुछ पल के लिए ऐसा सोच सकती है और उसकी ये कहने या ठीक से विचार करने की हिम्मत नहीं थी। वो पहले से ही एक बदनाम औरत थी और उससे काफी बड़ी भी थी। इसके अलावा समाज की नजरें भी तो थीं। उफ, यामिनी ने फिर सोचा कि काश यश मोहन का नाम वांटेड लिस्ट में न होता। शायद सिर्फ उसे ही उसकी खूबियों के बारे में पता था। डिनर के बाद यश मोहन जल्दी सोना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे रात में भागना था और उसे काफी स्टैमिना बचाकर रखना था। वो यामिनी का बहुत शुक्रगुजार था कि वो उसका सारा सामान वापस ले आई। सिल्वर हार्ट ग्रास और पर्पल हार्ट वाइन उसके लिए बहुत कीमती थे और ऐसी चीजें उसे आसानी से नहीं मिलने वाली थीं। आज रात तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगी। हालांकि यामिनी को यश मोहन के बगल में सोना अच्छा लगता था, पर उसे डर भी था कि कहीं वो फिर से उसे पकड़कर न जाग जाए। उसकी रात में बेड पर सोने की हिम्मत नहीं हुई। यश मोहन ने सिर हिलाया, मैं मर्द हूँ, मैं सोफे पर सोऊंगा, तुम बेड पर सो। नहीं, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, तुम सोफे पर कैसे सो सकते हो? यामिनी ने तुरंत उसकी बात काट दी। ठीक है, फिर हम दोनों बेड पर ही सोएंगे। कल रात भी तो ऐसा ही था ना। यश मोहन को यामिनी के साथ सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में यामिनी के लिए सिर्फ इज्जत थी और कुछ नहीं। ठीक है, यामिनी ने इस बार जरा भी मना नहीं किया। चैप्टर 86 नवसागर से विदाई। जब यश मोहन की आंख खुली तो रात के 1 बज रहे थे। नवसागर से निकलने के लिए ये टाइम एकदम परफेक्ट था। उसने यामिनी बंसल की तरफ देखा, पता ही नहीं चला कि वो कब फिर से उसकी बाहों में सिमट आई थी।
उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और गाल थोड़े गुलाबी हो रहे थे। न जाने वो कौन सा हसीन सपना देख रही थी। वैसे तो यश मोहन को पहले लगता था कि यामिनी बंसल एक पत्थर दिल और ठंडी औरत है, पर कुछ दिन साथ रहने के बाद उसकी सोच बदल गई थी। वो 30 की होने वाली थी, पर यश को लगा कि वो तो श्वेता जितनी मैच्योर भी नहीं है। वो बस अपने सख्त चेहरे के पीछे अपनी असली पर्सनालिटी छुपा रही थी। दिल के किसी कोने में वो आज भी उस कुंवारी लड़की जैसी थी जिसे बस थोड़ा प्यार और प्रोटेक्शन चाहिए था। ये बात साफ दिख रही थी कि कैसे वो सोते वक्त बार बार उसकी बाहों में घुस जाती थी। यामिनी ने कपड़े नहीं पहने थे और कल रात की तरह बस एक नाइट गाउन में सो रही थी, लेकिन उसने यश मोहन का हाथ पकड़ रखा था जो उसके सीने से सटा हुआ था, जिससे उसकी गोरी त्वचा साफ झलक रही थी। उसने ब्रा भी नहीं पहनी थी, इसलिए सब कुछ काफी साफ दिख रहा था। भले ही यश मोहन को इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे देखते देखते उसका गला सूखने लगा था। यश को यकीन नहीं हो रहा था कि पास सो रही ये प्यारी सी औरत वही खड़ूस टीचर है, क्योंकि दोनों एकदम अलग लग रहे थे। यश मोहन ने एक ठंडी आह भरी, शायद खुद को बचाने का उसका यही तरीका था। उसने धीरे से यामिनी बंसल का हाथ हटाया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। फिर यश बेड से नीचे उतरा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर पेन पेपर निकालकर उसके लिए एक छोटा सा नोट छोड़ दिया। इसके बाद उसने कपड़े पहने, बैग उठाया और सीधा बालकनी से छलांग लगा दी। भले ही यामिनी चौथी मंजिल पर रहती थी, पर यश पहले दूसरी मंजिल की बालकनी पर कूदा और फिर वहां से नीचे। देखते ही देखते वो अंधेरी रात में कहीं गायब हो गया। भले ही नवसागर में हर जगह नाकाबंदी थी, पर यश मोहन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसे किसी गाड़ी की जरूरत नहीं थी। उसकी क्लाउड शैडो स्टेप तकनीक किसी कार से कम तेज नहीं थी, बल्कि वो तो और भी ज्यादा फुर्तीला था। 2 घंटे बाद अब रात के 3 बज चुके थे। यश मोहन नवसागर को काफी पीछे छोड़ चुका था। उसने बार बार सोचा और उसे यकीन हो गया कि उसकी पहचान खुल चुकी है, पर फिलहाल उसके पास नई पहचान बनाने का कोई रास्ता नहीं था। वो वेंडोंग वाली आईडी यूज कर सकता था, पर उस पर भी नाम यश मोहन ही था, जिससे फालतू का ध्यान खींचता। काश उसने अपना नाम पहले ही बदल लिया होता। यश मोहन एक तिराहे पर खड़ा होकर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। वो चाहे कहीं भी जाए, बस उसे यहाँ से कोसों दूर निकलना था। अगर वो लगातार अपनी क्लाउड शैडो स्टेप यूज करता रहता तो उसकी हालत खराब हो जाती। लेकिन सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। बस कभी कभी कुछ माल ढोने वाले ट्रक गुजर रहे थे। यश मोहन ने काफी देर तक हाथ दिया, पर कोई नहीं रुका। तभी एक बेनाम सी कार काफी तेज रफ्तार में यश की तरफ आई। यश मोहन ने अपनी किस्मत आजमाते हुए हाथ दिया और सोचा कि अगर ये भी नहीं रुकी तो वो चुपके से किसी ट्रक के पीछे लटक जाएगा। यश हैरान रह गया जब वो कार वाकई रुक गई, लेकिन जैसे ही वो थैंक्स बोलने आगे बढ़ा, उसे अंदर से एक औरत की आवाज आई, शुमिंग, तुम आधी रात को किसी अजनबी के लिए गाड़ी क्यों रोक रहे हो? वैसे ही हमारे पीछे लोग पड़े हैं, क्या पता ये भी उसी येलो का आदमी हो। दान बाहर निकलने पर मुसीबतें किस पर नहीं आती। हमें भी ये कार किसी की मदद से ही मिली है, और फिर हमें ये कार ये अभी आधा दिन भी नहीं हुआ। येलो को कैसे पता चलेगा, तो ये उसका आदमी कैसे हो सकता है? ऊपर से ये अकेला है, क्या तुम्हें अपने मर्द पर भरोसा नहीं है? इस बार एक आदमी की आवाज आई। वो करीब 30 साल का लग रहा था और तब तक यश मोहन कार के पास पहुंच चुका था। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आ जाओ दोस्त, दरवाजा खोलो। औरत ने चिढ़कर आंखें घुमाई और फिर कुछ नहीं बोली। भले ही उन दोनों ने बस कुछ ही बातें की थीं, पर यश को अंदाजा हो गया कि मामला क्या है। ये दोनों भी उसकी तरह किसी से पंगा लेकर भाग रहे थे, पर शुक्र है कि ये आदमी दिल का साफ था। खुद मुसीबत में होने के बावजूद वो दूसरों की मदद करने को तैयार था। यश मोहन के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। मैं हूँ वो शुमिंग और ये मेरी गर्लफ्रेंड है यूमियाओ दान। तुम कहाँ जाना चाहते हो दोस्त? जैसे ही यश कार में बैठा, शुमिंग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। यश मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं यश मोहन हूँ, मुझे कहीं फिक्स जगह नहीं जाना, बस जहाँ तक जा रही है वहीं तक लिफ्ट दे दो। वो शुमिंग का शुक्रगुजार था, इसलिए उसने अपना नाम नहीं छुपाया। पहले तो उस औरत को यश सीधा सादा और कमजोर लगा तो वो रिलैक्स हो गई, पर उसकी बातें सुनकर वो फिर से चौकन्नी हो गई। कोई गाड़ी रुकवाए और उसे पता ही न हो कि जाना कहाँ है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। यश की बात सुनकर शुमिंग ने उसे हैरानी से देखा।
पर वो चाहे कैसे भी देखे, यश उसे कोई खतरा नहीं लग रहा था। यश मोहन समझ गया कि ये दोनों उस पर शक कर रहे हैं। उसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, आखिर वो भी तो भाग ही रहे थे। तो वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बात ये है कि मैंने किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया है, इसलिए रात के अंधेरे में भागना पड़ा। मैं बस यहाँ से दूर निकलना चाहता हूँ। अगर आप मुझे सुबह होने से पहले कहीं दूर छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। यश की बात सुनकर शूमिन सब समझ गया। दुनिया की ताकत हमेशा कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है, और जब कोई आम आदमी इन रईसों से भिड़ जाता है तो भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। भले ही वो खुद फरार थे, पर उसे यश पर तरस आ गया। उसने बस सिर हिलाया और चुप हो गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से निकल पड़ा। यश मोहन पिछली सीट पर बैठा था। उसे महसूस हुआ कि शूमिंग मार्शल आर्ट्स जानता है, पर यश के सामने वो बस एक नौसिखिया ही था। शायद वो फेंग वेई चेंग से थोड़ा बेहतर था, पर बस एक हद तक ही। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बला है। वो औरत दिखने में काफी सुंदर थी। उसकी फिटिंग वाली ड्रेस उसके फिगर को उभार रही थी और हल्का सा मेकअप उसे क्लासी लुक दे रहा था। वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी थी, पर उसकी नजरें बार बार शूमिंग पर जा रही थीं। जाहिर है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। शूमिंग अपनी घनी भौहों के साथ काफी हट्टा कट्टा लग रहा था, बिल्कुल किसी फौजी की तरह। यश को पूरा यकीन था कि वो एक सोल्जर है या रह चुका है, क्योंकि उसमें वही ऑरा था जो उसने जंगल में बचाए हुए फौजी गुओ क्यूई में देखा था। लेकिन उसमें एक कातिलाना तेवर भी था जो गुओ क्यूई में नहीं था। इसका मतलब था कि फौज छोड़ने के बाद वो किसी मामूली काम में नहीं था। यश भाई, आपने किससे पंगा ले लिया? शूमिंग ने गाड़ी का माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा। कोई बहुत बड़ी हस्ती है। बदकिस्मती से बात बिगड़ गई और अब भागना पड़ रहा है। अच्छा हुआ आप मिल गए वो भाई। भले ही यश को शूमिंग अच्छा लगा, पर वो अभी अभी मिले थे, इसलिए सब कुछ बताना ठीक नहीं था। उफ, ये समाज भी ना। शूमिंग ने आह भरी और बात वहीं छोड़ दी। थोड़ी देर बाद वो फिर बोला, मैं मांगजियांग जा रहा हूँ, वहीं छोड़ दूं क्या? मांगजियांग समंदर और हांगकांग के पास है। वहाँ से तुम आसानी से हांगकांग या कहीं और निकल सकते हो। यश मोहन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मांगजियांग चलेगा, थैंक्स वो भाई। शूमिंग मुस्कुराया, बाहर निकलो तो मुसीबतें तो आती ही है, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, आगे तो तुम्हें खुद ही संभलना होगा। चैप्टर 87 पीछा किया जा रहा है। रिंग रिंग, यू मियाओ दान का फोन बजा। उसने फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला। जब वो कंफ्यूज हो रही थी, तभी शूमिंग का चेहरा उतर गया। वो तुरंत चिल्लाया, जल्दी इसे बंद करो, जल्दी। मियाओ दान ने घबराकर फोन बंद किया और शूमिंग की तरफ देखा। क्या हुआ शूमिंग? शायद उन लोगों ने हमें ट्रैक कर लिया है। मुझे लगता है 2 मिनट के अंदर उन्हें हमारी लोकेशन मिल जाएगी। शूमिंग की हालत खराब लग रही थी। क्या अब हम क्या करेंगे? पर मैंने तो नया नंबर लिया था और किसी को पता भी नहीं था। उन्हें कैसे पता चला? मियाओ दान का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। यश मोहन समझ गया कि उन्होंने जिनसे पंगा लिया है वो बहुत पावरफुल है, वरना वो इतना नहीं डरती। नया नंबर लेने से पहले तुमने दाई शान को कॉल किया था, शायद वहीं से खबर लीक हुई है। शूमिंग का चेहरा गंभीर था, पर वो अब खुद को संभाल चुका था। ये कैसे हो सकता है? दाई शान तो मेरी बहन जैसी है, वो ऐसा क्यों करेगी? मियाओ दान को यकीन ही नहीं हो रहा था। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, भले ही वो तुम्हारी करीबी हो, पर मौत या लालच के आगे कौन टिक पाता है? खैर, ये सब सोचने का वक्त नहीं है, हमें आगे का सोचना होगा। शूमिंग अब पूरी तरह शांत था। यश ने देखा कि शूमिंग काफी समझदारी से काम ले रहा है और उसके मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। मुसीबत आने पर रोने से अच्छा उसका सामना करना ही बेहतर है। यश भाई, आई एम सॉरी, आपको यहीं उतरना होगा। सच तो ये है कि हम भी जान बचाकर भाग रहे हैं, पर जिनसे मैंने पंगा लिया है वो आपके वाले दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने हमें ट्रैक कर लिया है और वो जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप साथ रहे तो बेकार में आप भी फंस जाएंगे। शूमिंग ने माफी मांगते हुए कहा और प्यार से मियाओ दान की तरफ देखा। मियाओ दान भी अब शांत हो गई थी। उसने शूमिंग की फिक्र देख ली थी, पर वो बस मुस्कुराई। शूमिंग, टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर वो हमें साथ जीने नहीं दे सकते तो साथ मरने से कैसे रोकेंगे? लेकिन शूमिंग को उसकी बातों से कोई राहत नहीं मिली। इसके बजाय उसने दुखी होकर कहा, सॉरी मियाओ दान, मैं मर्द होकर भी अपनी औरत को नहीं बचा पा रहा।
इतना कहकर शुमिंग ने गाड़ी रोक दी और यश मोहन समझ गया कि वो चाहता है कि वो गाड़ी से उतर जाए। यश के लिए यहाँ उतरना ही सबसे सही था। उसके पास पहले ही बहुत पंगे थे और उसने सोचा नहीं था कि एक मामूली लिफ्ट उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। लेकिन अगर वो यहाँ उतर जाता तो उसका ज़मीर उसे गंवारा नहीं करता। वो कोई पत्थर दिल इंसान नहीं था। जब उसे मदद चाहिए थी उन्होंने बिना सोचे मदद की। तो अब जब वो मुसीबत में थे वो अपना पल्ला झाड़कर नहीं भाग सकता था। यश को लगा कि ये बिल्कुल गलत होगा। यश को सोच में डूबा देख पर उतरते न देख शुमिंग ने फिर कहा, यश भाई जल्दी उतर जाइए, मेरे दुश्मन बहुत पहुंच वाले हैं, शायद वो कभी भी पहुंच जाएं या आगे रास्ता रोक लें। यश मुस्कुराया और बोला, भले ही मुझे नहीं पता कि आपके दुश्मन कौन है, पर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपने मेरी मदद की थी और अब मैं आपको ऐसे छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। 1 से भले 2 और 2 से भले 3, मैं भी साथ रहूंगा तो ताकत ही बढ़ेगी। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। शुमिंग ने यश को देखा और आह भरी। अब समझा कि आपने उन गुंडों से पंगा क्यों लिया। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें पंगे न हो तो ही हैरानी की बात है। मुझे आपकी हिम्मत पसंद आई। अफसोस कि हम साथ बैठकर जाम नहीं पी सकते। यश भाई मेरे दुश्मन कोई मामूली लोग नहीं है, वो आपके वाले दुश्मनों से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। आप ये सब नहीं समझेंगे, इसलिए प्लीज जल्दी उतर जाइए। शुमिंग को इतना जिद करते देख यश के पास कोई चारा नहीं था। उसने पूछा, ठीक है वो भाई, अगला शहर कौन सा है? जीमू टाउन एक छोटा सा कस्बा है। गाड़ी से 20 मिनट लगेंगे पर पैदल ज्यादा वक्त लगेगा। शुमिंग को लगा कि यश वहाँ तक पैदल जाकर आराम करना चाहता है, इसलिए उसने तुरंत बता दिया, ठीक है फिर मुझे वहीं छोड़ दीजिए, वहाँ से मैं अपनी सवारी ढूंढ लूंगा। इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं न? यश हल्का सा मुस्कुराया। उफ, 20 मिनट में तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। खैर मैं एक बार फिर आपकी मदद करता हूँ। हम छोटे रास्ते से चलेंगे, शायद बच निकलें। इसके बाद शुमिंग ने गाड़ी मोड़ी और एक संकरी सड़क पर डाल दी और रास्ता खराब होने के बावजूद वो काफी तेज गाड़ी चला रहा था। मियाओ दान के फोन कॉल को 20 मिनट हो चुके थे और दूर कस्बे की लाइटें दिखने लगी थीं। तभी दूर से पंखों के घूमने की आवाज आने लगी। शुमिंग ने अचानक गाड़ी रोकी पर कुछ बोला नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। यश ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि शुमिंग क्यों डरा हुआ है। उसके पास वजह भी थी, इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वो हेलीकॉप्टर तक ले आए थे। वो आवाज साफ तौर पर एक चॉपर की थी जो उनकी तरफ ही आ रहा था। सॉरी यश भाई, मैंने आपको भी इस मुसीबत में घसीट लिया। अब आप चाहकर भी नहीं जा पाएंगे। उन्होंने हमें देख लिया है तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। माफी मांगने के बाद शुमिंग ने यश की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और मियाओ दान का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब साफ डर और दर्द दिख रहा था। शुमिंग कोई बात नहीं, जब तक हम साथ हैं सब ठीक है। वो हमें साथ जीने से रोक सकते हैं पर साथ मरने से नहीं। इस वक्त मियाओ दान बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। अगर मैं मरा भी तो कम से कम 2 को तो साथ लेकर मरूंगा, शुमिंग ने गुस्से में कहा। उसी वक्त उसने गाड़ी से एक पिस्तौल निकाली और यश की तरफ एक चाकू बढ़ाया। इसे अपनी हिफाजत के लिए रख लो। उफ, यश मुस्कुराया और हाथ हिलाकर मना कर दिया, जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद को बचाने के लिए काफी कुछ है। पहले तो शुमिंग को यश को फंसाने का दुख था, पर अब वो उसे अलग नजरिए से देख रहा था। दुश्मन हेलीकॉप्टर लेकर आ गया था और यश को पता था कि वो कितने पावरफुल है, फिर भी वो एकदम रिलैक्स था। इसका मतलब था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। ये सोचकर शुमिंग बोला, यश भाई क्या आपने कभी मेटल रिवर का नाम सुना है? यश मोहन ने सिर हिला दिया। उसने वाकई कभी ये नाम नहीं सुना था। शुमिंग ने आगे बताया, हैरानी की बात नहीं है क्योंकि आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। मेटल रिवर इकलौता ऐसा गैंग है जिस पर चीन में नान किंग का कब्जा नहीं है। भले ही वो नान किंग जितने बड़े न हो, पर मेटल रिवर अपनी अलग पहचान रखता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो चीन के सबसे बड़े गैंग्स में से एक है, क्योंकि नान किंग की ताकत अब सिर्फ चीन तक नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुकी है। मेटल रिवर के पावरफुल होने की वजह उसका बॉस मेटल माउंटेन है, जिसे नदी के पार लोहे की जंजीर भी कहा जाता है, और गैंग का नाम भी वहीं से पड़ा है। जिससे मैंने पंगा लिया है वो मेटल रिवर के टॉप 3 लोगों में से एक है, उसका नाम हुआंग है। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना पावरफुल है कि उसने खुलेआम हेलीकॉप्टर भेज दिया। पूरे मेटल रिवर में गैंग लीडर और उस दूसरे लीडर के बाद जो कभी सामने नहीं आता, हुआंग ही सबसे ताकतवर है। भले ही हुआंग कागजों पर नंबर 3 हो, पर असली बॉस गैंग के काम में कम ही दखल देता है।
ज्यादातर चीजें हुआंग ही संभालता है, इसलिए उसके पास बहुत पावर है। शूमिंग ने आगे कुछ नहीं कहा, पर यश मोहन सारा माजरा समझ गया था। हुआंग से पंगा लेने का मतलब था एक बहुत बड़े गैंग के बॉस से दुश्मनी मोल लेना। कोई ताज्जुब नहीं कि शूमिंग ने लड़ने की उम्मीद छोड़ दी थी। इस हालत में वो बस मरते मरते कुछ लोगों को साथ ले जा सकता था। चैप्टर 88 शायद वो हमें हेलीकॉप्टर देने आए हैं। असल में बात ये है कि मैं भी मेटल रिवर से ही हूँ। भाई मेटल माउंटेन मुझ पर बहुत भरोसा करते थे और चाहते थे कि मैं हुआंग की जगह ले लूं। ऊपर से हुआंग की नजर मियाओ दान पर भी थी, पर जब उसने मुझे चुना तो हुआंग मेरी जान के पीछे पड़ गया। लेकिन अगर हुआंग मुझे मार भी देता तो मेटल माउंटेन उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि इस धंधे में अगर रहना है तो जान हथेली पर लेकर ही चलना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि मेटल माउंटेन ने जानबूझकर नशे में सबके सामने वो बात कही थी ताकि वो मेरा टेस्ट ले सके कि मैं हुआंग की चालों से बच पाता हूँ या नहीं। अगर मैं मर गया तो इसका मतलब मैं उस कुर्सी के काबिल नहीं था, और मैं उन्हें दोष भी नहीं देता। आखिर ये रास्ता मैंने ही चुना था, तो अंजाम भुगतने की हिम्मत भी होनी चाहिए। शूमिंग शायद मियाओ दान का डर कम करने के लिए ये सब यश को बता रहा था ताकि बातों में मन लगा रहे, पर उसकी नजरें उसी हेलीकॉप्टर पर टिकी थीं जो पास के मैदान में उतर रहा था। यश मोहन ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शूमिंग सोच क्या रहा है। वो मौरा बनने को भी तैयार था। अगर यश उसकी जगह होता तो वो कभी भी मेटल माउंटेन के हाथों की कठपुतली नहीं बनता, चाहे उसे हुआंग की गद्दी ही क्यों न मिल रही हो। यश की नजरों में शूमिंग जैसा बंदा इन गैंगस्टर्स की दुनिया के लिए बना ही नहीं था। यश भाई, मेरी एक गुजारिश है। थोड़ी देर में मैं उन्हें उलझाए रखूंगा और हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दूंगा। तब तक आप मियाओ दान को लेकर यहाँ से निकल जाना। मैं नहीं चाहता कि मियाओ दान उस जानवर हुआंग के हाथ लगे। शूमिंग ने यश से हाथ जोड़कर कहा। शूमिंग की बात सुनकर मियाओ दान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं शूमिंग, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यश मोहन ने भी सिर हिलाया और कहा, वो भाई, अब ये मुमकिन नहीं है, खुद ही देख लीजिए। चांदनी रात में साफ दिख रहा था कि हेलीकॉप्टर से 5 लोग नीचे उतरे हैं। एक के पास असॉल्ट राइफल थी और बाकी चारों के पास सबमशीन गन। इतना ही नहीं, उन सब ने बुलेट प्रूफ हेलमेट भी पहन रखे थे। ये देखकर शूमिंग की उम्मीदें भी खत्म होने लगी। उसे पता था कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन यश मोहन को उन बंदूकों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ 5 लोग ही तो थे, उसे कोई टेंशन नहीं थी। उसे तो बस उस हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट था। उसने सोचा कि अगर हेलीकॉप्टर मिल जाए तो वो तुरंत यहाँ से बहुत दूर निकल सकता है। उसने शूमिंग की तरफ देखा जिसका चेहरा उतरा हुआ था। वो भाई, फिक्र मत करो, उन्हें पास आने दीजिए, क्या पता वो हमें हेलीकॉप्टर गिफ्ट करने आए हों। शूमिंग को समझ नहीं आया कि यश इस हालत में मजाक कैसे कर रहा है, पर उसने फिर भी सिर हिलाया। उसकी पिस्तौल में वैसे भी सिर्फ 4 गोलियां थीं, और अगर 2 खुद के लिए रख ले तो 5 लोगों के लिए बस 2 ही बचती, जिनका कोई खास फायदा नहीं होता। देखते ही देखते वो 5 उनके पास पहुँचे और कार को घेर लिया। यश मोहन ने धीरे से दरवाजा खोला और पहले नीचे उतरा, लेकिन उसकी पूरी नजर उन 5 पर थी। अगर किसी ने भी ट्रिगर दबाने की कोशिश की तो वो उसे वहीं ढेर कर देता। उसने उन्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता था, इसलिए उसे पायलट को जिंदा रखना था। यश को उतरते देख शूमिंग ने आ भरी और मियाओ दान का हाथ पकड़कर वो भी नीचे उतर आया। व्हाइट शार्क भाई, यहाँ तो एक एक्स्ट्रा आदमी है, क्या करें? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई तीसरा भी होगा, इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। वो और यू को ले चलो और इस फालतू आदमी का काम तमाम कर दो, उनके लीडर ने कहा। तभी यश मोहन बोला, इतनी जल्दी मारने की बातें मत करो, पहले ये बताओ कि तुम में से हेलीकॉप्टर कौन उड़ाता है। यश की बात सुनकर लीडर व्हाइट शार्क ने उस आदमी को रोका जो गोली चलाने वाला था और बोला, मैं हूँ। क्यों? ओह, बस मैं उस बंदे की जान बचाना चाहता हूँ। जैसे ही यश ने बात खत्म की, हवा में कुछ लहराया और 4 कीलें सीधे उन 4 आदमियों के गले के आर पार हो गयी। ये मामूली गुंडे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, चाहे उनके हाथ में बंदूकें ही क्यों न हो। कुछ अजीब सी आवाजें आईं और वो 4 अपने गले पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर उनके हाथों में इतनी जान ही नहीं बची थी। पलक झपकते ही वो 4 जमीन पर ढेर हो गए। व्हाइट शार्क ये मंजर देखकर सन्न रह गया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यश ने उसके हाथ से AK-47 छीन ली। आप
इस वक्त शूमिन की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और वो यश को हैरानी से देख रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे उसने लिफ्ट दी है वो इतना खतरनाक निकलेगा। अचानक शूमिन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि यश मोहन कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक लेजेंडरी मास्टर है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेटर रिवर के काम में टांग अड़ाने की? तुम? बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि इस लड़के ने सिर्फ दखल नहीं दिया बल्कि मेटर रिवर के लोगों को जान से मार दिया है। मियाओ दान भी यश की ताकत देखकर दंग रह गई थी। यश मोहन मुड़ा और शूमिन से बोला, वो भाई आप लोग हेलीकॉप्टर में बैठिए, मैं यहाँ की सफाई करके आता हूँ। शूमिन भी समझ गया कि ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। उसने मियाओ दान का हाथ पकड़ा और हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। जब वो दोनों चले गए तो यश ने व्हाइट शार्क की तरफ देखा और कहा, इन लाशों को गाड़ी में डालो और आग लगा दो। मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तब तक काम नहीं हुआ तो तुम भी इन्हीं के साथ जलोगे। इस बार व्हाइट शार्क ने बिजली की रफ्तार से काम शुरू किया। वो समझ चुका था कि उसका पाला किससे पड़ा है, एक ऐसा शिकारी जो उनसे भी ज्यादा बेरहम है। खैर, कार जलाना उसके लिए कोई नया काम नहीं था। उसने फुर्ती से चारों लाशों को गाड़ी में फेंका, एक कपड़े को पेट्रोल में भिगोया और आग लगा दी। जमीन से बंदूकें उठाओ और चॉपर में बैठो, यश ने ठंडे लहजे में कहा। बंदूकों का नाम सुनते ही व्हाइट शार्क के मन में लड्डू फूटे। उसे लगा कि इस बेवकूफ ने उसे खुद हथियार उठाने को कह दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि ट्रिगर दबाने से पहले मैं तुम्हें 100 बार नहीं मार सकता? यश जैसे उसके मन की बात पड़ गया था और उसकी आवाज सुनकर व्हाइट शार्क के पसीने छूट गए। आखिर में उसने चुपचाप बंदूकें उठाई और कोई चालाकी करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही यश और व्हाइट शार्क हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, पीछे कार में एक जोरदार धमाका हुआ। किस्मत अच्छी थी कि ये जगह कस्बे से दूर थी, इसलिए धमाका तेज होने के बावजूद कोई वहां नहीं आया। हेलीकॉप्टर के अंदर शूमिंग और मियाओ दान अब यश को बड़ी इज्जत और हैरानी से देख रहे थे। लेकिन यश तब हैरान हुआ जब उसने देखा कि शूमिंग पायलट की सीट पर बैठा है। उसने पूछा, वो भाई आपको चॉपर उड़ाना आता है? शूमिंग ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं है। मैंने फौज में हेलीकॉप्टर उड़ाया है। फिर तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, यश ने व्हाइट शार्क की तरफ देखकर रुखेपन से कहा। व्हाइट शार्क समझ गया कि अब उसकी बारी है। वो गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। अच्छा, देखते हैं, फिर अंदर आ जाओ। फिर यश शूमिंग की तरफ मुड़ा और बोला, वो भाई उड़ान भरिए। ठीक है, अब कहाँ जाना है? शूमिंग ने यश के अंदर आते ही हेलीकॉप्टर हवा में उठा दिया। यश ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, अगर हुआंग मर जाए तो क्या आपको फिर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर हुआंग मर गया तो जाहिर है कि मुझे भागना नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ हुआंग मारना चाहता है, कोई और नहीं। शूमिंग अचानक चुप हो गया और यश की तरफ देखने लगा। वो हकलाते हुए बोला, यश भाई, कहीं आपका मतलब? यश मुस्कुराया और बोला, हमारी मुलाकात किस्मत से हुई है। मैं उस हुआंग को ठिकाने लगाने में आपकी मदद करूंगा। वैसे भी मुझे आपसे कुछ काम है। वो शूमिंग की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि एक तो शूमिंग अच्छा आदमी था और दूसरा, अगर शूमिंग मेटर रिवर का बॉस बन जाता तो यश को भागने में आसानी होती। मास्टर, अगर आप हुआंग को मारना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, व्हाइट शार्क अचानक बोल पड़ा। यश ने व्हाइट शार्क को देखा जो पलटी मारने में बहुत तेज था। उसने उसे जिंदा ही इसलिए रखा था ताकि हुआंग तक पहुँच सके। चैप्टर 89 कुर्सी की जंग। यश की ठंडी नजरें देख व्हाइट शार्क तुरंत बोला, हुआंग अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा होगा, मैं बस उसे रिपोर्ट कर दूंगा कि सब पकड़े गए हैं और फिर आपको सीधे उसके पास ले चलूंगा। यश यही सुनना चाहता था। उसने शूमिंग से कहा, वो भाई कंट्रोल इसे दे दो, मैं इस पर नजर रखूंगा। मुझे भरोसा है कि ये कोई चालाकी नहीं करेगा। फिर यश ने व्हाइट शार्क से कहा, हेलीकॉप्टर वापस ले चलो और अभी हुआंग को कॉल करके बोलो कि सब ठीक है। व्हाइट शार्क की हिम्मत नहीं थी कि वो यश की बात टाल दे। बाकी लोग तो बस धमकियां देते थे, पर उसने यश की ताकत और बेरहमी अपनी आंखों से देखी थी। उसने 4 हथियारों से लैस आदमियों को पल भर में ढेर कर दिया था और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। ये आदमी बहुत खतरनाक था, इसलिए व्हाइट शार्क उसे नाराज नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से बोला, हुआंग ने कहा था कि पकड़ने के बाद सीधे राजनगर ले आना। राजनगर। शूमिंग चौंक गया क्योंकि वहां से यहाँ की दूरी 2000 किलोमीटर थी। हेलीकॉप्टर इतना लंबा सफर कैसे कर सकता था?
शूमिंग का शक भांपते हुए व्हाइट शार्क ने बताया, मैं क्यूई पिंग से आ रहा था, पहले प्लान कुछ और था पर अचानक आपकी लोकेशन मिल गई तो मैं यहाँ आ गया। ये हेलीकॉप्टर मॉडिफाइड है और इसका फ्यूल टैंक करीब 3.25 घंटे तक चल सकता है। ऊपर से इसकी रफ्तार भी आम हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा है। चूंकि ये अभी सिर्फ 20 मिनट ही चला है तो ये 2.5 घंटे और उड़ सकता है। उसके बाद हम वांगचुआन में तेल भरवा लेंगे और सीधे राजनगर पहुंच जाएंगे। उसने रुककर आगे कहा, वो भाई को पता ही होगा कि वांगचुआन का पेट्रोल पंप मेटर रिवर का ही है और इस चॉपर के लिए खास तेल चाहिए होता है जो हर जगह नहीं मिलता। अगर हम आम तेल डालेंगे तो रास्ते में गड़बड़ हो सकती है। शूमिंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर सीधे राजनगर चलो। उसे वांगचुआन वाले पंप के बारे में पता था। यश मोहन ने मैप देखा था और उसे राजनगर के बारे में पता था। वो जगह बॉर्डर के पास थी पर वहां पहुंचने में अभी कुछ घंटे लगने वाले थे। यश ने नीचे जलती कार को देखा और सोचा कि जब तक किसी को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वो अपना काम तमाम कर चुका होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा व्हाइट शार्क ने कहा था। 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर वांगचुआन में तेल के लिए रुका। शायद वहां पहले से खबर थी, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। वहां से निकलने के बाद भी अभी सवेरा नहीं हुआ था। सुबह के करीब 7 बजे हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े आलीशान बंगले पर उतरा। हेलीकॉप्टर वाकई बहुत तेज था। यश के अंदाजे से इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी। यश ने पहले जो बंगला देखा था वो इसके सामने कुछ भी नहीं था। वेनडोंग की याद आते ही उसे वो डेटा और मॉडल याद आया जो उसके बैग में पड़ा था। उसे नहीं पता था कि वो किस काम का है और न ही उसे देखने में कोई इंटरेस्ट था। शूमिंग ने यश को देखते हुए कहा, यहाँ के सारे लोग हुआंग के वफादार हैं। उसने मेरे आदमियों को हटा दिया है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ गैंग के लिए काम करते हैं, हुआंग के लिए नहीं। हुआंग बाहर आ रहा है, शूमिंग ने एक आदमी को बंगले से बाहर आते देख कहा। यश मोहन ने उस आदमी को देखा। वो करीब 50 साल का था। उसकी आंखें छोटी थीं और वो काफी मोटा था। उसके सिर पर बाल कम थे और उसने लेदर जैकेट पहनी थी। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे। मुझे नीचे ले चलो, यश ने व्हाइट शार्क से ठंडे लहजे में कहा। रास्ते में यश सोच रहा था कि हुआंग तक कैसे पहुंचेगा, पर किस्मत देखो कि हुआंग खुद ही बाहर आ गया था। हाँ, वो शूमिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी कुर्सी पर नजर डालो और मेरी पसंद की औरत को ले भागो। तुम्हारा इंतजार करने के चक्कर में मैं रात भर नहीं सोया। जब तक तुम जिंदा हो मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत नाज था। उसे लगा कि कुछ गुंडे और बंदूकों के दम पर वो किसी को भी झुका सकता है। हुआंग ने देखा कि व्हाइट शार्क के पीछे सिर्फ एक अजनबी लड़का है और कोई बाहर नहीं निकला। वो तुरंत रुक गया और शक भरी नजरों से बोला, ये लड़का कौन है? वहीं रुक जाओ, हिलना मत, हुआंग के बोलते ही उसके बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ाए। यश मोहन अब रहम करने के मूड में नहीं था। उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने हाथ घुमाया और कुछ कीलें बिजली की रफ्तार से निकली। बॉडीगार्ड्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो वहीं ढेर हो गए। व्हाइट शार्क के पसीने छूट गए। उसने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। कत्ल के बहुत तरीके देखे थे उसने, पर ये तो खौफनाक था। हुआंग ने फुर्ती दिखाई। वो समझ गया कि मामला बिगड़ गया है और उसने अपनी गन निकालने की कोशिश की, पर यश ने उसे मौका नहीं दिया और अगली कील सीधे उसके निशाने पर थी। मरते वक्त भी हुआंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अंत इतना आसान होगा। कोई बंदूक लेकर आता तो शायद वो बच जाता, पर यहाँ तो हाथ हिलाते ही खेल खत्म हो गया। वो बस हक्का बक्का रह गया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तभी दर्जनों गुंडे तलवारें लेकर बाहर आए, पर इससे पहले कि यश शुरू होता, पीछे से शूमिंग चिल्लाया, रुक जाओ, अब यहाँ का जिम्मा मेरा है। क्या तुम बगावत करोगे? वहाँ सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने गन उठाने की कोशिश की, पर यश ने उन्हें ट्रिगर दबाने का मौका ही नहीं दिया। शूमिंग का दबदबा अभी भी कायम था। हुआंग के कुछ खास आदमियों को छोड़कर बाकी सब गैंग के वफादार थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि गद्दी पर कौन बैठा है। वो हुआंग और शूमिंग की लड़ाई के बारे में जानते थे और उनके लिए ये सब आम बात थी। हुआंग के मरते ही मेटल माउंटेन ने शूमिंग को गद्दी सौंप दी। जल्द ही शूमिंग के आदमी भी वापस आ गए और उसकी पकड़ मजबूत हो गई। हांगकांग के एक आलीशान बंगले में एक आदमी बड़ी शान से बैठा था। उसके सामने एक 50 साल का साधु बैठा चाय पी रहा था।
वो आदमी मेटल रिवर का बॉस मेटल माउंटेन था और किसी को नहीं पता था कि उसका राइट हैंड एक साधु है। उस साधु का नाम शान था, जो गैंग में नंबर 2 की पोजीशन पर था। वो मेटल माउंटेन से भी ज्यादा ताकतवर था, पर उसे कुर्सी का कोई लालच नहीं था। वो बस अपनी साधना में लीन रहता था और बड़े मसलों पर ही बाहर आता था। असल में नानकिन की हिम्मत मेटल रिवर से भिड़ने की इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उनके पास ये शान साधु था। ये शूमिंग लड़का बुरा नहीं है, तुम्हारा फैसला सही था, साधु ने चाय पीते हुए कहा। मेटल माउंटेन ने सोचते हुए कहा, मुझे लगा था कि वो बस बचकर भाग पाएगा। जब सुना कि वो एक औरत के साथ है तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा, पर उसने तो हुआंग को ही निपटा दिया। हुआंग अब बूढ़ा और कमजोर हो गया था, हमें नए खून की जरूरत थी। बस उम्मीद है कि शूमिंग मुझे निराश नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम भी हुआंग जैसा ही होगा। उसकी बातों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे ये सब तो होना ही था। थोड़ी देर बाद वो बोला, सुना है कि कियान अपने इकलौते बेटे की मौत से पागल हो गया है, पर वो हमारे गैंग से दूर रहे तो ही अच्छा है, वरना हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी अगली स्टेज पर पहुंचने वाला हूँ। मैं बस मन हल्का करने बाहर आया था। एक बार मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं, फिर मैं खुद उससे मिलूंगा। मुझे पता है कि वो समझदार आदमी है। साधु की आवाज शांत पर डरावनी थी। नोट्स 1 दाओरेन उन लोगों के लिए सम्मानजनक शब्द है जो दाव का अभ्यास करते हैं। चैप्टर 90 प्लान यामिनी बंसल की नींद बहुत सुकून भरी थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने पास में हाथ मारा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो जा चुका था। यामिनी को लगा जैसे उसका कुछ खो गया है। उसे पता था कि यश आज जाने वाला है, पर उसने सोचा नहीं था कि वो बिना बताए चला जाएगा। तभी उसे बेड के पास एक चिट्ठी मिली। यामिनी दीदी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं एक दिन वापस आऊंगा, अभी के लिए अलविदा। यश मोहन। उन शब्दों को पढ़कर यामिनी को सुकून मिला। अगर उसने वादा किया है तो वो जरूर आएगा। भले ही उसे यश से कोई प्यार नहीं था, पर उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था। उसे लगा शायद वो अकेली थी इसलिए ऐसा महसूस कर रही है, पर फिर उसे यश की सेफ्टी की फिक्र होने लगी। क्या तुमने कियान के इकलौते बेटे को मार दिया? तभी तो नानकिन वाले पागल हुए फिर रहे हैं। उनके आदमी हर जगह फैले हुए हैं, पर हमारे बॉस ने मना किया था इसलिए हम चुप रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे तुमने मारा है। यश की बात सुनकर शूमिंग के होश उड़ गए। शूमिंग अपनी नई पोजीशन और मियाओ दान को लेकर खुश था, पर यश की सच्चाई जानकर वो सन्न रह गया। आखिर वो कियान था कौन? वो इतना पावरफुल था कि उसकी अपनी एक फौज थी। वो जो चाहे कर सकता था। क्या कोई नेता ऐसा कर सकता है? और उसका बस एक ही बेटा था, ये बात पूरी दुनिया जानती थी। पुलिस हो या गुंडे, सब उस पर नजर रखते थे, पर यश ने उसे ही ठिकाने लगा दिया। यश मोहन बड़े आराम से शूमिंग को देख रहा था। अगर शूमिंग उसे पनाह देने से मना करता तो वो तुरंत वहाँ से चला जाता। वो अपने लिए कोई न कोई ठिकाना ढूंढ ही लेता। उसने शूमिंग की मदद इसलिए की थी ताकि वक्त आने पर वो भी उसके काम आ सके। अभी वो कमजोर था, पर एक बार प्राण संचय की तीसरी स्टेज पर पहुंच जाए, फिर वो खुद कियान से हिसाब बराबर करेगा। वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था जिसे कोई भी मार दे। जो उसका शिकार करना चाहते थे, एक दिन वो खुद उसका शिकार बनेंगे। यश भाई, मैं तो आपको गैंग में। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।